आज जो आप पे बात करेंगे अगला टॉपिक अपने यहाँ पर जो टॉपिक हो चुके पॉलिटी के अंदर, यदि हम बात करें तो देखो अपन जो कल वाली क्लास है उसमें जो डिस्कस करा था वो शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों के बारे में जिक्र हो चुका था अपनी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी भाई? 12। वर्तमान में कितनी है ये? 12 हैं। और अपन जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट थी वो कितने? 22 हैं। लेकिन 22 में से मैंने आपको मेन बताई हैं जहां से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। संविधान, इससे पहले अपन ने बात कर ली थी भाई संविधान सभा है क्या चीज़। ठीक है, संविधान की डिमांड कैसे हुई थी, पूरी की पूरी डिटेल चर्चा अपनी हो चुकी है। बस फिर इसका आप टेस्ट लेंगे और टेस्ट के बाद आपका आगे का प्रोसेस यहाँ पर चलेगा। तो चलिए अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर आज का जो टॉपिक है, जो भारत का संविधान है सभी को पता भी कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इतना टाइम अपने भारतीय संविधान के अंदर लगा था बनने में। ठीक है, ये सभी को पता। पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। लास्ट कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। ठीक है, हाँ, संविधान ठीक 2 दिन के बाद अपना लागू हुआ था। ठीक है, बनने में तो बना कब था? 26 नवंबर को। लेकिन साइन जो अपने हो गए थे ये याद रखना। अब ये 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो टाइमिंग लगा था संविधान सभा के अंदर, याद रखना उस संविधान बनने में, उस टाइम पर आपने क्या करा था? दूसरे देशों का संविधान भी पढ़ा था और वहां से आपने जो जो चीजें अच्छी लगी वो आपने क्या कर ली? भारतीय संविधान के अंदर जोड़ दी गई थी। इस बात को याद रखना। जो दूसरे देशों का संविधान पढ़ पढ़ के आपने क्या कर दिया, वो अपने देश के संविधान में लिखी गई। अब अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है भाई दूसरे देशों से आपने क्या क्या चीजें ली हैं जो भारतीय संविधान के अंदर लिखी गई हैं। ठीक है, हाँ, यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का स्रोत क्या क्या है जो अपन दूसरे देशों से लिए हैं, इसमें याद रखना। पहली बात तो ये अच्छे से याद रखना, 2 सिंपल से क्वेश्चन उठकर आएंगे। जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, इस संविधान पर सबसे महत्वपूर्ण या अपना सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है, ठीक है, या सबसे ज्यादा अपन हिस्सा लिया है, तो एक एक्ट था भाई 1935। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय शासन अधिनियम एक्ट इसको बोला जाता है, याद रखना इस चीज को। और ये एक्ट अपने भारत में कब आया था? 1935 में आया था। 1935 में जो ये एक्ट आया था, ये एक्ट अपने सेम टू सेम अपने संविधान के अंदर लिख दिया था। थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इसको भारतीय संविधान के अंदर क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था, याद रखना 1935। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है, फैक्ट पड़ रहा है सबसे ज्यादा, वो कौन से एक्ट का पड़ रहा है भाई? 1935। और 1935 का जो एक्ट है वो कौन लेकर आए थे? भारत में अंग्रेज थे। अंग्रेज कहां से थे? ब्रिटेन से। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा फैक्ट किस देश का पड़ा है, यानी प्रभाव सबसे ज्यादा किसका पड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ब्रिटेन। यदि देश का नाम पूछे तो क्या उत्तर आना चाहिए आपका? ब्रिटेन। और यदि एक्ट का नाम पूछे तो कौन सा एक्ट आएगा? 1935 भारतीय शासन अधिनियम। इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना। भारतीय शासन अधिनियम जब भारत आया था उस टाइम पर भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? तो उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। क्या नाम था? वेलिंगटन। लेकिन जिस टाइम पर यह लागू हुआ था उस टाइम पर याद रखना भाई लिन लिथगो साहब थे, याद रखना। ये अपने वायसराय थे लिन लिथगो जो है 36 में अपना कार्यभार संभालते हैं। और जब ये एक्ट आया था उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। क्या नाम था भाई? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड लिन लिथगो, ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान में रखना है इसके बारे में। अब चलते हैं अपने जोन सी चीज मेन है जो भारतीय संविधान में कहां से क्या चीज ली गई है उसके ऊपर आप चर्चा करते हैं। तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहला तो ये एक्ट ही आ गया। ठीक है, हाँ, भारतीय शासन अधिनियम कौन सा? 1935। सबसे ज्यादा फैक्ट जो है, प्रभाव जो पड़ा अपने देश पर, वो इसी का पड़ा है। यहां से अपन जो जो चीज अच्छे से याद रखनी है उनके बारे में हम बात करेंगे। फेडरल सिस्टम को अच्छे से याद रखना, यानी आप एक कह सकते हैं जो अपना क्या भाई संघीय शासन जो है, संघीय शासन,
संघीय जो शासन याद रखना भाई, संघीय शासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ये वाली लाइन, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। संघीय जो शासन है वो अपन ने कहां से लिए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, 1935 भारतीय शासन अधिनियम से। संघीय शासन का मतलब भाई अपना देश में जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार किस प्रकार से अपना क्या कर रही है, शासन कर रही, संघ के द्वारा किस प्रकार से शासन किया जाएगा, तो उसी को अपन ने याद रखना। संघीय शासन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। और इसके अंदर दूसरा पॉइंट याद रखना है, जुडिशरी स्ट्रक्चर, यानी अपनी जो न्यायपालिका है, कौन सी, न्यायपालिका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के ऊपर आप बात करेंगे। न्यायपालिका जो स्ट्रक्चर है यानी प्रारूप, भारतीय जो न्यायपालिका है उसका जो प्रारूप है, प्रारूप उसके वो भी अपन कहाँ से सीखा भाई, 1935 भारतीय शासन अधिनियम से। भाई अपने देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होंगे और फिर क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो अपन है, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा हमारी न्यायपालिका का, कितनी पावर हाई कोर्ट को है, कितनी पावर सुप्रीम कोर्ट को है, ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उस ये दोनों के दोनों पॉइंट हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आप यूपीएससी या पीसीएस लेवल के बोलते हैं, ये तो अंग्रेजों की ही देन थी सारा का सारा, वो आज़ादी से पहले भी बनती थी। इमरजेंसी जो है, आपातकालीन जो है, आपातकालीन शक्तियां आप कहाँ से पढ़ते हैं, जर्मनी से भी पढ़ते हैं, याद रखना। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था भाई, उसका थोड़ा सा प्रारूप। लेकिन यहाँ पर दो चीजें आपने अच्छे से याद रखनी है, एक तो फेडरल सिस्टम, जब भी आपके पेपर में फेडरल और हिंदी में आपका संघीय, हिंदी में क्या शब्द आएगा, संघीय, और इंग्लिश में फेडरल शब्द आ जाए, हमेशा उत्तर देना आपने ब्रिटेन, ब्रिटेन दीजिए या फिर 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। अब अपन बात करें, लगभग अपन 7 से 8 देशों के बारे में अपन पढ़ना है जहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं, उनको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बाकी चैप्टर वाइज। जैसे मैंने संविधान की अनुसूचियां हैं, सिर्फ 12 अनुसूचियां नहीं, पूरी डिटेल आपको बताई थी, शेड्यूल क्या कुछ है, सिस्टम, वो सारा का सारा। अब देखिए अपना सबसे पहला पॉइंट आता है ब्रिटेन यानी ब्रिटिश। ब्रिटेन का संविधान दुनिया का क्या था भाई, सबसे पुराना संविधान भी था, याद रखना। और कैसा है, अलिखित संविधान है, याद रखना, अनरिटन है। यहां से हमने सबसे पहला पॉइंट याद रखना, पार्लियामेंट सिस्टम। पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब क्या है, संसदीय प्रणाली। जो पेपर में पूछी जाती है वो थोड़ा ध्यान रखना भाई। संसदीय जो प्रणाली है भारत की, वो अपन किस देश से ली है संसदीय प्रणाली, तो याद रखना ब्रिटेन के संविधान से ली है, नंबर 1। यानी हमारी जो संसद है वो किस प्रकार से काम करेगी, और सारा स्ट्रक्चर अपन कौन से देश से सीखा है, ब्रिटेन से। अब जैसे अपने देश की पार्लियामेंट सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है और 5 बजे तक काम करती है, ठीक है। राज्य लोकसभा 6 बजे तक काम करती है, ठीक है। पक्ष कहाँ बैठेगा, विपक्ष कहाँ बैठेगा, किसकी क्या भूमिका होगी, वो सारी की सारी बातें अपन कहाँ से सीखी हैं, वो यहीं से सीखी है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ यानी कानून, कानून बनाने की जो विधि है वो भी अपन कहाँ से सीखी है, ब्रिटेन से सीखी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका सिंगल सिटीजन यानी एकल नागरिकता। ये वेरी एसएससी में पूछी हुई है। एकल नागरिकता जो है, नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन की बात करें, यह चीज अपन कहां से सीखी है, अमेरिका, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में कैसी है, एकल नागरिकता। भारत में भी क्या है, एकल नागरिकता। अमेरिका में कैसी है, दोहरी नागरिकता, डबल भी होती है, ट्रिपल भी होती है, ठीक है। हाँ, नागरिक जो नागरिकता होती है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 टाइप में होती है, याद रखना। ट्रिपल कैसे होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, आप ध्यान से सुना। एकल नागरिकता। अब मेरे को ये बता दीजिए, जल्दी से बताइए, नागरिकता जो है, सिटीजन है, इसका वर्णन संविधान के कौन से भाग में है, पार्ट नंबर 2 में, आर्टिकल 5 से 11 से। अब सारे बोलिया करो जिनका याद हो जाए, तो 5 से 11 और संविधान का पार्ट नंबर कौन सा था भाई, 2। इसके अंदर ये चीजें अपनी दी गई रखी है। उसके बाद आपका दे रखे भाई यहाँ पर कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट अपन पता है, कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। कहां से आया था, ब्रिटेन से। तो याद रखना, जो कैबिनेट जो सिस्टम है,
कैबिनेट प्रणाली यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, यह चीज भी अपन करते सीखी है भाई, ब्रिटेन से सीखी है। कहाँ से सीखी है? ब्रिटेन से। एक तो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं और एक होती है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्री परिषद, दोनों में फर्क होता है, उसके ऊपर भी आप बात करेंगे यहाँ पर। उसके बाद भाई रीट के बारे में दे रखे हैं। रीट जो है अपन रीट जो बोलते हैं वो याद रखना भाई, ये संविधान के आर्टिकल नंबर कौन से में है? 32 के अंदर ये चीज दे रखी है। इसमें फंडामेंटल राइट्स में ये पढ़ेंगे, जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उस टाइम पर क्या किया जाए? जब सुप्रीम कोर्ट वहां से जो एक्शन लेता है उसी को आप क्या बोलते हैं? रीट बोलते हैं, याद रखना। और उन रीटों का वर्णन भी यहाँ पर है। और रीट कितने प्रकार की होती है आपसे पूछा जाए, टाइप कितने होते हैं? 5 होते हैं, याद रखना। लेकिन हाई कोर्ट की जो रीट होती है वो कितनी होती है भाई? 6 होती है। हाई कोर्ट की रीट 6 होती है, सुप्रीम कोर्ट की रीट कितनी होती है? 5 होती है। हाँ, सभी के पास होते, सभी के पास 6 है। ठीक है, क्या होती है सारा की सारी चर्चा आप करेंगे। तो यानी आपने यहाँ पर याद रखना, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कैबिनेट, जो मंत्री हैं उनका कॉन्सेप्ट याद रखना। उसके बाद भाई यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे आप बोलेंगे, यूएसए से आपने क्या क्या लिए? सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये बड़ा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। बताइए मौलिक अधिकार कितने अपने पास? अब फंडामेंटल राइट्स 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले कितने थे? ये 7 थे। लेकिन प्रश्न पूछा जाए मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 12 से 35। संविधान के कौन से पार्ट में है पूछा जाए तो पार्ट नंबर 3। शाबाश, ठीक है। उसके बाद आता भाई जुडिशरी जो रिव्यू है, ठीक है, हाँ, यानी इसको आप बोल सकते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, समीक्षा जो है उसके बारे में अपना वो भी अपन कहाँ से सीखी है? तो वो भी याद रखना भाई, अपन यूएसए से सीखी है। इसका मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब क्या होता है? ये मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है, अपना देश में सबसे बड़ा क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, ठीक है, और लगभग 5-6-1 साल के बाद लगे भाई हाँ ये डिसीजन गलत दिया गया है, तो वो अपने फैसले को जब बदल लेता है उसी को क्या बोल देते हैं? यहाँ पे रिव्यू बोल देते हैं, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, अपने फैसले को चेंज करना। जैसे आपने एक केस आप पढ़ने भी गए, प्रस्तावना, प्रियम्बल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, फिर बाद में कह दिया है। ठीक है, यानी अपने ही फैसले को क्या करना भाई? बदलना, उसी को क्या बोलते हैं? हाँ, उसी के अंदर यदि आप बात करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रिव्यू। उसके बाद भाई इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अमेरिका इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, हाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है इसके बारे में भी आपने अच्छे से याद रखना। ये भी आपने कहाँ से सीखी है भाई? अमेरिका से। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका, ये मान लीजिए जो हमारा चीफ जस्टिस है वो किसी के दबाव में नहीं है, वो क्या है? आजाद हैं। ये नहीं कि मोदी सरकार आके कह दें भाई ये तो मेरा बंदा है इसको सजा मत देना, ना। सुप्रीम कोर्ट जब का जज उस पर बैठा, यानी जब सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है और जो अपनी देश में राष्ट्रपति हो गया या अपना क्या हो गया? प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, वो उसको किसी भी प्रकार से क्या दबाव नहीं बना सकते, वो अपना क्या है? फ्री माइंड से। लेकिन कभी भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कभी भी सरकार के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करेगा और सरकार सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। हाँ, यदि सरकार ने कोई गलत एक्ट लिया है या गलत संशोधन कर दिया, एक बार संशोधन करने दो, ठीक है, लागू, फिर उसको कहाँ ले जाया जा सकता है? कोर्ट में। लेकिन कोर्ट वाला जो जज है वो ये नहीं कह सकता भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप इस बिल को पारित ही ना करो। वो पारित करना किसका काम है? सरकार का। उनको पूरा कर लेने दो, यदि गलत है तो फिर कोर्ट में पहुंचिए। लेकिन कोर्ट पहले कुछ नहीं कह सकता सरकार को, याद रखना। यानी सरकार भी और अपना क्या है? कोर्ट भी, ठीक है। जज कोई डिसीजन दो, किसी को फटकार लगाओ, कोई मतलब नहीं, यानी सरकार उस पर दबाव नहीं बना सकती। हमारी न्यायपालिका कैसी है भाई? स्वतंत्र है, इस बात को याद रखना। उसके बाद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को हम
अपने पद से कैसे हटा सकते हैं, वह चीज अपने यहाँ पर दे रखी है। यानी उसे क्या बोलते हैं, महाअभियोग प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति की महाअभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया के बारे में यदि हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, जो आर्टिकल नंबर कौन से में है, 61 के अंदर है। यदि भारत का राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना, भारत का राष्ट्रपति अपना सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको भी क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। और हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसी को बोलते इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाअभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। इस बात को याद रखना अच्छे से। तो प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अपन कहां से ली है, तो याद रखना भाई वो आपका यूएसए से ली। यदि देश का प्रधानमंत्री सही ढंग से काम ना करे तो उसको कैसे हटाएंगे? हाँ जी, हाँ, प्रधानमंत्री हो गया, या फिर भारत का उपराष्ट्रपति हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, या राष्ट्रपति कैसे हटा दे? सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, यानी राष्ट्रपति के पास इतनी पावर थोड़ी है भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कह दें जा भाई इतना गलत फैसला सुना दिया, बाज लेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे भी लगेगी शाबाश, वाइस प्रेसिडेंट पे राज्यसभा से हटाया जाएगा, शाबाश से। और जो पीएम को कैसे हटाएंगे? लोकसभा से। क्या लाया जाएगा उसके लिए भी? ना, सभी के लिए ऐसा नहीं होता, याद रखना। हाँ हाँ हाँ, अविश्वास प्रस्ताव जिसको बोलते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से सुनना यहाँ पर, हाँ, लोकसभा, हाँ, लोकसभा भंग कौन करेगा? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। वो चीज अलग है। लोकसभा भंग करने का मतलब लोकसभा जो 5 साल के लिए बनती है अपनी, उसको समय से पहले क्या करना, समाप्त करना, ठीक है। और वो लोकसभा जो भंग होती है वो कब होती है? जब बहुमत की सरकार ना रही उस टाइम पर ऐसा कर सकता है, या फिर नए इलेक्शन पहले करवाने हो उस टाइम पर समय से पहले। और जब वो भंग करता है तो वो परमिशन राष्ट्रपति किससे लेता है? प्रधानमंत्री से। ये भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा फिर। हाँ, वो भी हटे सर, इलेक्शन ही दोबारा होंगे आपके। हाँ, जब तक नया नहीं आता तब तक वो काम जरूर कर लेगा, लेकिन अपना नया सिस्टम है। वो भंग क्यों कराई जाती है? लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री। जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने करा था, पहली बार लोकसभा भंग करवाई थी अपनी, याद रखना। हाँ, यदि मैं बात ये कह रहा हूं भारत के राष्ट्रपति को जो हटाते हैं वो इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया से हटाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति हुआ, भारत में जितने भी जज हुए, चाहे सुप्रीम कोर्ट का और चाहे हाई कोर्ट का हो, सभी को कैसे हटाया जाएगा? इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। लेकिन अपना जो संविधान है ना, संविधान, उस संविधान में ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये सिर्फ किसके लिए लिख रखी है भाई? सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लिख रखी है। लेकिन जो इनको हम हटाते हैं ना वो प्रक्रिया सेम है, लेकिन इनके लिए लिख नहीं रखी है भाई, इनको भी ऐसे। इसलिए राष्ट्रपति और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी फर्क है, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा अभी बन जाती है उपराष्ट्रपति के टाइम पर, यहाँ पर अपना अलग सिस्टम होता है, ये चीज याद रखना। जब भी आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ किसके लिए ली गई थी, अपन है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन ऐसा हम कर देते हैं। उसके बाद भाई अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाँ, जो हाई कोर्ट है, उन जजों को क्या करना? हटाना, ठीक है। उसी को आप क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन उसको हम ये नहीं कहेंगे भाई महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। पूरे संविधान में आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल 61 में ही लिखी गई है और कहीं नहीं लिखी गई है। उसके बाद आता है भाई प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है प्रस्तावना जिसको बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट या पे कह सकते हैं प्रारूप। प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट यानी प्रारूप है वो अपन किस देश से लिया भाई? अभी पढ़ा अपन है अमेरिका से। लेकिन प्रश्न पूछा जाए प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो अपन कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से।
क्या उत्तर आना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया से। आपसे प्रश्न पूछा जाए जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कब पेश किया गया था? संविधान सभा के अंदर जो पेश किया गया था वो कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946। लेकिन ये जो अपनी जो है प्रक्रिया यानी पारित कब हो चुकी थी? तो याद रखना 22 एक्सेप्ट कब कर ली गई थी? 22 जनवरी 1947। ये बातें आपने पढ़ी हैं, ठीक है। बाकी आगे अपनी चर्चा चलेगी, इसको ध्यान में रखना। अगला देश कौन सा आता भाई अपना? हाँ, आयरलैंड बोल देंगे इसको, ठीक है। हाँ, तो आयरलैंड या अरिसिस बोल देते हैं, आयरलैंड। एक आपने नाम सुना होगा एनी बेसेंट, सुना कभी नाम एनी बेसेंट? कौन थी एनी बेसेंट? आयरलैंड की ही थी, लेकिन भारत में कौन क्या काम करा था? हाँ, यानी कांग्रेस की, हाँ हाँ, कांग्रेस की 1917 के अंदर कोलकाता में क्या बनी थी? चेयरमैन बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन से देश से बिलोंग करती थी? आयरलैंड से ही करती थी, याद रखना आपने इसके बारे में भी। यदि मैं बात करूं यहाँ पर जो आयरलैंड है, आयरलैंड से वो याद रखना 1893 में आयरलैंड से क्या हुई थी? जो एनी बेसेंट है वो भारत पहुंची थी, फिर भारत में उसने काम करे, फिर बाल गंगाधर तिलक से उनकी मुलाकात होती है, ठीक है। हाँ, फिर दोनों ने मिलकर क्या करी थी? होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी। वो आप हिस्ट्री के अंदर चर्चा करेंगे क्या कुछ था। और फिर क्या होता है भाई आपका, वो फिर कांग्रेस की इतना बढ़िया सिस्टम करा। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला जो चेयरमैन बनी थी, अध्यक्ष बनी थी, वो कौन थी? तो वो एनी बेसेंट ही थी। उसके बाद यदि हम बात करें, सरोजिनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी, भारतीय महिला जो कांग्रेस की क्या बनी थी? अध्यक्ष 1925 कानपुर में। तो अब 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी, याद रखना। अब इसके बारे में बात करें भी, बताइए हमने आयरलैंड से क्या क्या लिए भाई? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें क्या बोलते हैं? DPSP, यानी इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो पेपर में पूछा जाए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व, ये पेपर में पूछ लिया जाए कौन से देश से लिए हैं? आयरलैंड से। इनका वर्णन संविधान के कौन से भाग में भाई? भाग नंबर 4 में है। आर्टिकल कौन सा था? 36 से लेकर 51 तक। बार बार इन चीजों को रिवाइज करोगे तब जाकर ये चीजें याद होंगी, इस बात को याद रखना। आर्टिकल 36 से लेकर 51। उसके बाद नॉमिनेट ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, इसका मतलब क्या है भाई? राज्यसभा हमारे देश में एक तो होती है लोकसभा और एक क्या होती है? राज्यसभा। और इस राज्यसभा में क्या होता है? 12 जो मेंबर होते हैं, 12 जो सदस्य होते हैं वो नॉमिनेट यानी मनोनीत होते हैं। और वो जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं कहाँ पर भाई? हमारी राज्यसभा के अंदर। वो कॉन्सेप्ट भी अपन कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। और ये 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस बात को याद रखना, इस पॉइंट्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये कोई न कोई खास बंदे जो किसी भी फील्ड के अंदर अच्छा प्रदर्शन कर रखे हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है? बिना इलेक्शन के 12 सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो चुनाव की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वह भी अपन कहाँ से ली है भाई? वो भी आयरलैंड। आयरलैंड से 3 चीजें होगी। DPSP हो गया, दूसरा क्या हो गया? राज्यसभा में 12 सदस्य हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में याद रखना। कौन सा? पारित का एक्सेप्ट कर ली गई, ये पेश करी गई थी, मतलब रखा गया था, ठीक है। हाँ, और जो जिस दिन वो पारित हुई थी, मतलब उसको क्या कर दिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। इस चीज को याद रखना। किधर के 26 ना, या तो कुछ और ही बात होगी, आपने याद रखना ये चीज जो अपना दूसरे सत्र के अंदर, ठीक है। हाँ, हाँ, फिर तो ये चीजें आएंगी, लेकिन जो अपनी
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो इसको पारित कर दिया गया था, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था, वो कब कराया गया था? इसी को तो आप क्या बोलते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव भी तो इसी को बोलते हैं। प्रस्तावना का पुराना नाम क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी को फिर अपना क्या कर दिया गया था? इस दिन प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। ये क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखो ध्यान से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, आवाज नहीं भाई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, हाँ, कब का? ये 1947 का। ठीक है, हाँ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947, किसने घोषणा करी थी? एटली साहब ने करी थी। भाई भारत को हम आजाद करेंगे, और फिर जब इसकी घोषणा कर दी गई थी, याद रखना, फिर 3 जून वह कौन सी थी? माउंटबेटन योजना, जिसमें क्या कर दिया गया था? भारत पाक का विभाजन भी कर दिया गया था, याद रखना इसके बारे में। चलिए अब देखो यहां पर अगला कौन सा आ गया भाई अपना? कनाडा। कनाडा से अपन अच्छे से याद रखना दो चीजें कनाडा से। तो कनाडा से यदि मैं बात करूं, यहां पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है फेडरल सिस्टम विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी इसका मतलब क्या है भाई? संघात्मक शासन। संघात्मक शासन। संघात्मक शासन का मतलब क्या होता है भाई? अपना जो देश है, उस देश के अंदर एक तो स्टेट यानी राज्य सरकार होती है, और एक कौन सी होती है? केंद्र सरकार। इन दोनों में जो पावरफुल होगी वो कौन सी सरकार होगी? केंद्र सरकार होगी। लेकिन याद रखना, यदि आपसे न्यू पूछा जाए संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है, फेडरल जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, वो अपन कहां से सीखा है? ब्रिटेन से सीखा है। भाई भारत के अंदर एक संघ में सरकार होनी चाहिए, एक राज्य में होनी चाहिए, एक अपना ये सारी चीजें कहां से सीखी अपन ने? ब्रिटेन से। लेकिन राज्य और उसमें पावरफुल कौन सी बनानी है, यह चीज अपन कहां से? कनाडा से सीखी है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात यहां पर यह आता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है इसमें, वो आपका इसमें लिख नहीं रखा आपका, हाँ, राज्यपाल। राज्यपाल जो है, गवर्नर है, इस राज्यपाल पद के बारे में यदि हम बात करें, वो भी अपना कहां से माना जाता है? कनाडा से पाया जाता है, याद रखना। उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल्स हो गया, एडवाइजर, अपना जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। ट्रिक तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ट्रिक तो याद ही कराऊंगा, ट्रिक तक के काम चल रहे हैं, ठीक है, हाँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आपने याद रखना कंकरेंट जो लिस्ट है, समवर्ती सूची, क्या था? हाँ। इसके बारे में यह है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपना क्या है? एडवाइजर यानी सलाहकारी न्यायालय है। सुप्रीम, यदि मान लो सरकार कोई अपना काम है, सरकार है, और सरकार ने कोई एक्ट या बना रही है, उस पे कोई सलाह वगैरह लेनी है, तो उस टाइम पर अपना क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है। लेकिन जो वो सलाह दी जाएगी, वो सलाह मानने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं होती है, वो अपना कंपलसरी नहीं होगी। उसी से रिलेटेड आपका, तो देखो ध्यान से, एक तो अपना क्या होता है? केंद्र सरकार होती है, और एक अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। जब देखो ध्यान से यहां पर सुप्रीम कोर्ट, ये क्या होते हैं भाई? एक दूसरे से आप आर्टिकल आप पढ़ोगे जब, कौन सा? आर्टिकल 121 और आर्टिकल 122, वहां पर इस चीज को हमें अच्छे से डिटेल से करेंगे, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है भाई? सारे जब भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, उस टाइम पर क्या की जाती है? केंद्र राज्य से, और राज्य न्याय से, और न्यायालय सरकार से क्या करती है? सलाह लेती है, उससे रिलेटेड होता है, इस बात को याद रखना। आगे इसमें यदि मैं बात करूं, ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये दो ट्रेड और जो अपना कॉमर्शियल प्रोफेशन होता है, व्यापार से संबंधित है, ये तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इसको अच्छे से याद रखना आपने। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है भाई? जिसे हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। और हाँ हाँ, आपसे ये पूछा जाए कि बताइए समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। बताइए इसमें एट प्रेजेंट में कितने सब्जेक्ट हैं? हाँ, इसके अंदर एट प्रेजेंट में 52। हाँ, पहले कितने थी?
47, ठीक है। हाँ, इसके अंदर कानून कौन बनाएगी? सेंट्रल। ये बात कहाँ लिखी गई है, कौन सी शेड्यूल में है? अनुसूची नंबर, हाँ 7, कौन सी? अनुसूची नंबर 7 के अंदर। अनुसूची 7 में कितने शेड्यूल दे रखी, अनुसूचियां दे रखी है? सूचियां 3। एक कौन सी होगी? संघ सेंट्रल, एक राज्य और एक आपका समवर्ती। इनके बारे में अपन ने बात करी भी थी पिछली क्लास में, याद रखना। उसके बाद एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन का मतलब होता है संयुक्त बैठक, ठीक है। क्या होता है? संयुक्त बैठक। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए भाई जो ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है, कॉन्सेप्ट है, वो अपन ने कहां से लिया है? तो याद रखना भाई, ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त बैठक की यदि मैं बात करूं 108 108 नंबर जो आर्टिकल है वहां पर इसके बारे में दे रखा है। क्या होता है ज्वाइंट सेशन? हाँ हाँ, इसमें क्या होता है भाई, अपने देश में जो बिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा क्या करे जाते हैं? पारित किए जाते हैं, ठीक है। यदि बाय चांस लोकसभा से बिल पारित होके कहाँ चला गया? राज्यसभा ने, और उस राज्यसभा ने उस बिल को का कोई जवाब नहीं देती है, ठीक है। हाँ, जवाब नहीं देगी, और ये जवाब कितने दिन तक नहीं देती है? 6 महीने तक। कितने मंथ तक? 6 महीने। 6 महीने तक यदि ये जवाब नहीं देती है तो 6 महीने के बाद लोकसभा के मेंबर प्रेसिडेंट से मिलेंगे और कहेंगे हमारे द्वारा रखा गया बिल आज तक पारित नहीं हुआ। तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाएगा। उसी को बोलते हैं यहाँ पे संयुक्त बैठक। कहाँ बुलाई जाती है, कौन से बिलों पे बुलाई जाती है, वह चीजें अपनी आगे डिस्कस होगी। यानी ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन आपसे पूछा जाए तो याद रखना प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन चेयरमैन राष्ट्रपति नहीं होता ज्वाइंट सेशन का, ये याद रखना। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो चीजें अच्छे से याद रखना है, एक तो समवर्ती सूची और एक आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे यदि हम बात करें यहाँ पर जर्मनी, जर्मनी से आपने याद रखना भाई अपना क्या होगा? इमरजेंसी, इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। इमरजेंसी, बस इसमें एक ही चीज याद रखना है, आपसे पूछा जाए आपातकालीन शक्तियां किसके पास होती हैं भाई? भारत का राष्ट्रपति के पास। आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास होती हैं। और वो शक्तियां अपन कहां से ली हैं? तो याद रखना जर्मनी से ली हैं। आपातकालीन शक्तियों की यदि मैं बात करूं, ये भी 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। हाँ, और इन 352 से लेकर 360 तक। लेकिन इनमें से यदि ये पूछा जाए जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको आप बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल, बाई चांस आपसे थोड़ा सा डिटेल में चला जाए, आपसे पूछा जाए इमरजेंसी कहां से ली गई है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो जर्मनी से, ठीक है, इमरजेंसी। लेकिन यदि आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि बताइए जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, या किस देश से लेकर के, ये अपन अमेरिका से स्पेशल पूछा जाए। बाकी दोनों आपके कहां से मानी जाएगी? जर्मनी से मानी जाएगी। लेकिन वित्तीय आपातकाल आपसे पूछा जाए तो कहां से होगा? अमेरिका से। उसके बाद आता भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, कौन से नहीं। ध्यान से सुनना अपना। यदि मैं बात करूं यहाँ पर एक संविधान में आर्टिकल आता है 19, ठीक है। हाँ, 19 के बारे में आपने अच्छे से याद रखना है। एक आपका आर्टिकल होता है 21 और एक आर्टिकल याद रखना अपना 20। ये आर्टिकल ये फंडामेंटल राइट से संबंधित हैं। तो इमरजेंसी के टाइम बाकी और पे तो सरकार का डिसीजन होता है, जो भी करना होता है, ठीक है। हाँ, जैसे ही भारत में इमरजेंसी लगती है, कौन सी? युद्धकालीन। युद्धकालीन का मतलब क्या होता है? जब दो देशों की आपस में लड़ाई हो रही है और तब अपने पास इमरजेंसी लगती है, तो अपने से क्या कर लिया जाएगा? आर्टिकल 19 को कैंसिल कर दिया जाएगा, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, याद रखना। लेकिन अपने को आर्टिकल याद रखना, अपने को ये जो 21 में जीने का अधिकार है, ये अपने को मिलता ही मिलता है, चाहे किसी भी प्रकार की इमरजेंसी अपने लगी हो। तो यानी अपने को यहाँ पर इसका मतलब यही दे रखा है, जब भी अपने मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इमरजेंसी के टाइम पर, ये कॉन्सेप्ट भी अपन किस देश से सीखा भाई? जर्मनी से सीखा है। ओके,
हाँ, इनके ऊपर सरकार होती है वे कौन सा करना कौन, बाकी तो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। ये एक ऐसा है जब भी अपने, क्योंकि इमरजेंसी अपन थोड़ा डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, जब अपने पास नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, ठीक है, हाँ 352 लगता है, तब जाकर इनके ऊपर फर्क पड़ता है। हालांकि 356 भी ये तो इमरजेंसी में आता है, जिसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जिसको बोलते हैं, उसके टाइम पर कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। वो चीजें डिटेल में आगे चर्चा होंगी कौन सा क्या है। बस इतनी चीज याद रखनी है, इमरजेंसी और इमरजेंसी के अंदर कौन से मौलिक अधिकारों को रखना है, कौन से को नहीं रखना, ये अपना, और इसके अंदर प्रभाव पड़ता है ज्यादा, ठीक है भाई, कौन सा मौलिक अधिकार, हाँ भाई कौन सा जो मौलिक अधिकार खत्म होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन से सरकार के ऊपर डिपेंड होंगे। बाकी जो आर्टिकल 356 और 360 में इमरजेंसियां दे रखी हैं वो डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, वो अपना सरकार, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। उसके बाद आज भाई अपना साउथ अफ्रीका, ठीक है, हाँ साउथ अफ्रीका से आपने दो चीजें याद रखनी है। एक तो याद रखना क्या, संविधान संशोधन, क्या याद रखना है, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन जो एमेंडमेंट होता है, संशोधन, हाँ यानी संविधान में किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है। यह बात अपन कहाँ से सीखी है भाई, साउथ अफ्रीका से। और अपन याद कैसे भाई, गांधी कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका, आए तो फिर भारत की तस्वीर बदल दी थी, हाँ, और संविधान ने बदलना तो फिर संशोधन। उसके बाद इलेक्शन फॉर राज्यसभा मेंबर्स, यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, कौन करेगा, यह बात अपन कहां से, साउथ अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य क्या किए जाएंगे, मनोनीत, ये कॉन्सेप्ट अपन कहां से लिया है, आयरलैंड से। राज्यसभा में जो मनोनीत मेंबर होंगे, नॉमिनेट होंगे, यह बात तो अपन कहां से, आयरलैंड से। लेकिन जब प्रश्न ये पूछा जाए जो राज्यसभा, उस राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो अपन कहां से सीखा भाई, साउथ अफ्रीका से सीखा, याद रखना। उसके बाद यूएसएसआर यानी रूस के बारे में बोलते हैं, सोवियत संघ रूस। यहां से क्या आ जाएगा, इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं यही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक जो कर्तव्य हैं जो संविधान में बाद में जोड़े गए हैं, वह चीज अपन कहां से सीखी है भाई, वो याद रखना है आपने रूस से, या फिर रूसी शब्द आता है, याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूसी है, इस बात को याद रखना। बाकी अपने जो कुछ न्यायिक शब्द हैं, सोशलिज्म, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, हाँ जो अपना प्रस्तावना से संबंधित रखते हैं। उसके बाद देखिए, अब आ जाओ इधर बोर्ड पे, देखो, हाँ वो आगे करें, देखो ध्यान से सुनना। अब यहां पर सबसे पहला आपने याद रखना भाई, ब्रिटेन, ब्रिटेन, और ब्रिटेन से आपने जो मेन पॉइंट याद रखने, ध्यान से सुनना। एक तो आपने याद रखना संघीय जो प्रणाली है, शासन, संघीय शासन के बारे में अच्छे से याद रखना है। ये अपन कहां से सीखा, यहां से। उसके बाद जो अपना कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वो भी अपन यहीं से। उसके बाद विधि का शासन, विधि का शासन, तीनों के तीन चीजें अपन कहां से सीखी हैं, ब्रिटेन से। तीन ही याद रखना इनफ है, ठीक है। दूसरा देश आपने याद रखना भाई, अमेरिका। कौन सा, अमेरिका। और अमेरिका की यदि मैं बात करूं, अमेरिका से अपन क्या क्या याद रखना, देखो ध्यान से। एक तो याद रखना फंडामेंटल राइट्स। दूसरा हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाअभियोग प्रक्रिया, ठीक है। तीसरा हम बात करें प्रस्तावना का स्ट्रक्चर, यानी प्रस्तावना का प्रारूप, ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको, प्रस्तावना का प्रारूप। फंडामेंटल राइट्स, महाभियोग प्रक्रिया, प्रस्तावना का प्रारूप। उसके बाद वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको आप बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल। ये सारी की सारी बातें अपन कहां से, अमेरिका। ओवरव्यू में यही बात याद रखनी है और कुछ नहीं। उसके बाद आज भाई अपना अगला, यदि मैं बात करूं तीसरा देश, हाँ 1935 वाला जो है वो ब्रिटेन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी जो चीजें बता रहा हूं उनमें
ये अच्छे से याद रखना, देशों से क्वेश्चन बनते हैं, एक्ट से सिर्फ यही बनता है। सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का पड़ा है, तो वो 1935 का एक्ट है, याद रखना। उसमें अपना फेडरल कोर्ट वगैरह वो चीजें। अब तीसरा नंबर पर देखो यहाँ पर, वो देश आपने कौन सा याद रखना भाई, अमेरिका के बाद जो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या याद रखना भाई, दो चीजें अच्छे से पता होना चाहिए, एक तो कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची, और एक ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। और एक यदि मैं बात करूं तो आपसे न्यू पूछ ले, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी अपन ने यहीं से, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, प्रस्तावना। उसके बाद यदि मैं बात करूं, चौथा जो देश याद रखोगे फोर्थ नंबर पर आप, वो याद रखना भाई आयरलैंड। यानी ऐसे जितने भी हैं, आयरलैंड। आयरलैंड से यदि मैं बात करूं तो कौन सी चीज याद रखनी अच्छे से आयरलैंड से, एक तो याद रखना भाई डीपीएसपी, ज्यादा से ज्यादा पूछ जाती है डीपीएसपी, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी याद रखना। उसके बाद भाई राज्यसभा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, ये दो बातें अच्छे से याद रख लेना। बाकी राष्ट्रपति का शासन कैसे हो, चुनाव कैसे होगा, चुनाव प्रक्रिया, प्रेसिडेंट की चुनाव प्रक्रिया, ठीक है, यह चीज भी अपन याद रखना आयरलैंड से। उसके बाद पांचवा, छठे और सात, यह पांचवा इंपॉर्टेंट है जर्मनी। जर्मनी से बताइए क्या थी, इमरजेंसी, बस एक ही याद रखना है, आपातकालीन। उसके बाद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से एक ही चीज याद रख लेना बस आप, वो क्या होगा भाई आपका एडमेंडमेंट यानी संशोधन, क्या जाएगा संशोधन। और उसके बाद यदि मैं बात करूं, एक देश आपने याद रखना है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी हो गया आपका, और उसके बाद एक आता रूस। रूस से अपना प्रश्न पूछा जाए तो एक ही चीज याद रखना है, मौलिक कर्तव्य। बस ये चीज याद कर लेना उस पीडीएफ का, इससे बार प्रश्न नहीं जाएगा, याद रखना। ब्रिटेन से क्या क्या लिया अपन ने, संघीय न्यायालय, कैबिनेट मंत्री और विधि का शासन। अमेरिका से क्या क्या लिया अपन ने, फंडामेंटल राइट्स, महाभियोग प्रक्रिया, प्रस्तावना, वित्तीय आपातकाल। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से अपन ने क्या क्या सीखा भाई, डीपीएसपी सीख लिया अपन ने। उसके बाद यदि मैं बात करूं, मनोनीत सदस्य नॉमिनेट मेंबर हो गए जो, और जो आपका क्या हो जाता भाई भारत के राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रक्रिया। जर्मनी से क्या होगा, इमरजेंसी पावर होगी। साउथ अफ्रीका से क्या होगा, अमेंडमेंट संशोधन होंगे। और रूस से क्या होगा भाई ड्यूटीज यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में। बस इतनी बातें अच्छे से याद रखना, उस पीडीएफ का निचोड़ ये है। हाँ, कुछ ऐसी पोस्ट आ जाती हैं जो वहां पर भी, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से ले रखा है, वो आप उस टॉपिक में डिस्कस करें तो बेटर रहेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इनको पढ़ने लगेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। वो कहाँ से ले रखे हैं, अमेरिका से, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति पद कहां से लिया है, राष्ट्रपति ना, हाँ, आयरलैंड से वो लिया है। और ऑस्ट्रेलिया से अपन ने सिर्फ राष्ट्रपति को हटाते कहते ये प्रोसेस लिया है, ठीक है। हाँ, देखिए ध्यान से, आपका जो भारत में, ध्यान से सुनना, एक पोस्ट हुआ करती थी आजादी से पहले जिसका नाम क्या था, गवर्नर जनरल। क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल, वायसराय, जो हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं गवर्नर जनरल वाइस। और अपना जो भारत जैसे आजाद होता है तो आपने क्या करा था भाई, 24 जनवरी की बात है 1950 को, आपने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल पद को समाप्त करा और इसकी जगह पर आपने क्या लिया है, राष्ट्रपति लिया है। यानी देश का सबसे बड़ा जो हेड होगा वो राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के पास उतनी पावर होगी जितनी ब्रिटेन के राजा के पास होती है, ठीक है, जितनी पावर ब्रिटेन के, यानी राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है, ब्रिटेन के राजा के साथ। जितनी पावर उस राजा के पास है उतनी पावर अपने राष्ट्रपति के पास है आज भी। यानी ब्रिटेन के राजा के पास कोई पावर नहीं है,
अपना राष्ट्रपति के पास भी कुछ नहीं है, सारा सिस्टम किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के। जो प्रधानमंत्री कहेगा वो राष्ट्रपति को करना पड़ता है। वहां पर भी ऐसा ही सिस्टम है, वहां पर भी प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट को आप ये बोलते हैं। यानी प्रॉपर रूप से, पूर्ण रूप से आप ये नहीं कह सकते भाई राष्ट्रपति पद एक ही देश से ले रखा अपन ने, उसका हटाने की प्रक्रिया कहीं से ले रखी है, मनोनीत करने का कॉन्सेप्ट कहीं से ले रखा है, चुनाव प्रक्रिया कहीं से ले रखी है। ठीक है, अब अमेरिका का राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है? 4 साल के लिए। अपना 5 साल के लिए बनता है। अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार। और अपने देश में अनलिमिटेड है, जितनी बार इलेक्शन लड़ो उतनी बार आप बन सकते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में है, ये एक बार पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, अब ये इसका लास्ट है। अब दोबारा ये कभी भी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ ही नहीं सकता, यानी एक व्यक्ति 2 बार। तो यानी अलग अलग प्रोसेस है, इस बात को आपने याद रखना। वो दड़ी तो बातें बाद में होंगी, सही है कि गलत है वो तो वो क्या देखो अलग अलग सिस्टम हो तो देश का, उसमें अमेरिका और अपने में तो बहुत ज्यादा फर्क है, जनता में भी तो होता है। अपने यदि 1-2 मौके दिए जाएं, ठीक है, हाँ, तो फिर सिस्टम अपने तो ये भी हुआ था भाई, यदि भारत का जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का इलेक्शन जनता के द्वारा कराया जाए। बात सही थी, हाँ सही थी। तो हर गांव से एक एक प्रेसिडेंट उम्मीदवार खड़ा होता, हर गांव से, ठीक है, सही था ना? हाँ, और फिर उतना पावरफुल नहीं होता ये, ठीक है, इतनी ना तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना इस चीज को। अब चलते हम आगे अपना यहाँ पर, अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना इस चीज को। हाँ, इसके अंदर आप बात क्या करेंगे भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, उसके 3 ये पार्ट हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ, कोई भी देश हुआ, ध्यान से सुनना भाई, चाहे अपना कोई देश हुआ यानी कंट्री या फिर राज्य, उस राज्य के अंदर जो शासन होता है, शासन, ठीक है, उस शासन करने के 3 पार्ट होते हैं, शासन करने के 3 अंग होते हैं, याद रखना भाई। 3 क्या होते हैं? अंग होते हैं, जिसमें एक का नाम क्या होगा? जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? न्यायपालिका। दूसरा हम बात करें वो है एग्जीक्यूटिव्स, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। सुनना ध्यान से इसके बारे में, अब आपको मैं आर्टिकल और उर्टिकल सब पढ़ा दूंगा, इसमें एक स्ट्रक्चर याद रखना। एक होती है लेजिस्लेटर, जिसका मतलब क्या होता है आपका? विधायिका। अब देखिए, कोई भी देश हुआ उसके अंदर ये 3 चीजों का होना, 3 पार्टों का होना जरूरी है, एक विधायिका का, एक कार्यपालिका का और एक न्यायपालिका। इन तीनों का अलग अलग काम होता है। अब देश में जो मैंने अभी बताया कानून, ठीक है, जिसे लॉ बोलते हैं, कानून बनाने का जो कॉन्सेप्ट अपन ने ब्रिटेन से सीखा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना भाई। जो कानून है अपने देश में क्या होता है, देखो ध्यान से, जो कानून को तैयार करना होता है पहले तो उसको, फिर उस कानून को क्या करना होगा? लागू करना होगा, और लागू करने के बाद उस कानून की रक्षा भी तो करनी पड़ेगी। रक्षा किससे करनी पड़ेगी? वो तो करेगी, रक्षा करनी किससे है? फिर ये है कि मान लीजिए सरकार ने कानून को तैयार कर दिया, राष्ट्रपति ने उसको लागू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट उसकी हमेशा क्या करेगा? रक्षा, यानी देखा, वो रक्षा करेगा किससे फिर? रक्षा यंत्र से। हाँ, बीच वाले, देखो ध्यान से। अब मान लीजिए अपने देश में लोकसभा राज्यसभा ने कानून बनाया, किसके लिए बनाया है? अपने लिए बनाया है, जनता के लिए, यानी कानून को तोड़ती कौन है? जनता ही तोड़ेगी फिर तो। हाँ, उसको लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति। और उस कानून को अपने संरक्षण में रखना, ये काम किसका होता है भाई? न्यायपालिका का होता है, ताकि वो जनता के सामने सही ढंग से क्या रहे? पेश रहे। इस बात को याद रखना। तो यानी विधायिका जो होती है, विधायिका, इस विधायिका का काम क्या होता है भाई? कानून को तैयार करना। पेपर में पूछा जाए, बताइए विधायिका का काम क्या होता है? कानून को तैयार करना। जब प्रश्न पूछा जाए कार्यपालिका, इसका काम क्या होता है? कानून को लागू करना। कानून को लागू करना।
कानून को लागू करना क्या होता है भाई, कार्यपालिका, और कानून को तैयार करना किसका काम होता है, विधायिका का, और कानून की रक्षा करना किसका काम होता है, तो याद रखना न्यायपालिका का। तीनों पॉइंट है। तो प्रश्न पूछा जाए कानून की रक्षा कौन करती है, तो न्यायपालिका, कानून को लागू कौन करता है, कार्यपालिका, और कानून को तैयार कौन करती है, विधायिका करती है, लेजिस्लेटर करता है। इस बात को याद रखना। ये पॉइंट याद था, सुनना ध्यान से यहाँ पर। अब मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा ने कानून को बना दिया, लोकसभा राज्यसभा ने, राष्ट्रपति ने लागू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। अब लोकसभा और राज्यसभा जब कानून बना रही है, वो एक राज्य के लिए बनाएगी या पूरे देश के लिए बनाएगी, देश के लिए बनाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, वो पूरे देश के लिए। लेकिन जो हरियाणा सरकार होगी या यूपी सरकार होगी, कोई भी महाराष्ट्र सरकार होगी, वो कानून किसके लिए बनाएगी, हाँ, वो अपने यानी राज्य के लिए कानून बनाएगी। यानी राज्य के अंदर जब कानून बनता है तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेटर, यानी राज्य की विधायिका बोल देंगे। यानी उन्होंने कानून तैयार कर दिया, और फिर क्या करेगी, राज्यपाल उसको लागू करेगा, यानी राज्य की क्या बन जाएगी, फिर कार्यपालिका बन जाएगी। और फिर क्या होगा, राज्य का जो हाई कोर्ट है वो क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसका मतलब राज्य की कार्यपालिका। यानी ये तीन चीजें आपकी केंद्र में भी होती हैं और राज्य में भी होती हैं। जब केंद्र में होगी तो सेंटर के लिए काम करेगी, पूरे के पूरे किसके लिए, देश के लिए। और जब इनके आगे राज्य शब्द लग जाता है, स्टेट शब्द लग गया, तो ये सिर्फ किसके लिए काम करेगी, राज्य के लिए ही काम करेगी। उस कानून का महत्व दूसरे राज्य में नहीं होगा, इस बात को याद रखना। जैसे मैंने कल बताया था भाई, हरियाणा के अंदर जो बुजुर्ग है उनका आधा किराया लगता है, लेकिन दूसरी बसों के अंदर ऐसा नहीं होगा, या दूसरे स्टेट में, क्योंकि ये कानून सिर्फ किसके लिए बना है, हरियाणा सरकार ने बनाया, हरियाणा के लोगों के लिए ही बना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो विधायिका होती है वो एक तो केंद्र की होगी और एक किसकी होगी भाई, राज्य की होगी। इसी प्रकार कार्यपालिका एक केंद्र में भी होगी और एक राज्य में भी होगी, और इसी प्रकार ये केंद्र में भी होगी और राज्य में भी होगी। अगली बात सुनना ध्यान से एक बार, जब केंद्र में होगी तो उसमें मेंबर अलग होंगे, और जो राज्य में होगी उसके अंदर मेंबर अलग अलग होंगे, इस बात को याद रखना। ओके, हाँ, अब पूछो क्या पूछना इसमें ना। लोकल गवर्नमेंट अलग चीज आ गई वो, ठीक है, उसको तो अपन ने एक बार इसके बारे में, केंद्र और राज्य के बारे में पढ़ना है, उसका तो अलग सिस्टम है, भाग 9 और 9A में, वो चीजें बाद में। हाँ, कानून तो वहां पर भी बनते हैं, लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट अलग है, वहां ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लेजिस्लेटर, यानी आपका विधायिका। सुनना ध्यान से भाई, विधायिका की यदि मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, विधायिका, विधायिका जो होगी आपकी कितने टाइप की होगी भाई, 2 टाइप की, एक केंद्र की, और एक किसकी होगी, राज्य की, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट। इसी प्रकार देखो एक बार पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ आप। मैंने अभी बताया भाई, ये सारी चीजें राज्य स्तर पर भी होंगी और कहां पर, केंद्र स्तर पर भी होंगी, इस बात को याद रखना। जब अपनी बात करें लेजिस्लेटर, यदि वो केंद्र स्तर पर है, कहां पर भाई, केंद्र स्तर पर है और राज्य स्तर पर है। यदि वो केंद्र स्तर पर है तो उसका वर्णन संविधान के कौन से भाग में होगा, 5 में। कौन से में होगा, 5 में। यदि वो राज्य स्तर पर है तो उसका वर्णन कौन से भाग में होगा भाई, 6 में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका भी क्या होगी आपकी, 2 होंगी, एक हो किसकी होगी, केंद्र, और एक क्या होगी, राज्य। जो केंद्र की कार्यपालिका होगी वो संविधान के कौन से भाग में है, 5 में, और जो राज्य की होगी वो कौन से में होगी, 6 में। उसके बाद आगे आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका भी अपनी क्या होगी, 2 की होगी, एक केंद्र और एक राज्य। केंद्र की न्यायपालिका कौन से भाग में होगी, 5 में, और राज्य की कौन से में होगी, 6 में। मेरा कहने का मतलब, जो चीजें केंद्र की होंगी वो सारी किस भाग में होंगी, 5 में, और जो राज्य की होंगी वो कौन से भाग में होंगी, 6 में। अब मेरे को जल्दी से बस ये बता दीजिए, भाग 5 कहां से कहां, कौन से आर्टिकल से शुरू होता है और कौन से में समाप्त होता है, 52 से 151। और यदि आपसे राज्य के बारे में पूछा, भाग 6 पूछा जाए तो लिखाया क्यों, लिखाया है, हाँ,
वो आपने याद रखना आपका 152 से लेकर आपका 237 तक, ठीक है। ये लिखवा था, सुनो ध्यान से। अब इधर देख लो, इधर देख, हाँ 37 152 से लेकर 237 तक, ठीक है। हाँ उसके बाद आपका 238 वाला अपन ने क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया, संविधान का भाग 7, ठीक है। हाँ और फिर अपना 8 में क्या आ गया था, यूनियन टेरिटरी आ गई थी। कल वाली क्लास आपने ध्यान से देखी नहीं, तो 238 से लेकर 242 तक थी ये चीज। ये आर्टिकल जब भी याद होंगे जब आप एक दो बार इन चीजों को देखोगे, रिवाइज करोगे। अब मैं बात ये कह रहा हूं आपके यहाँ पर, सुनना ध्यान से। अगली बात, जब भी अपने केंद्र की बात होगी तो कौन से भाग में होगी, 5 में, और राज्य की बात होगी तो 6 में। अब अपन न्यू देखना है विधायिका में कौन कौन काम करता है, कार्यपालिका में कौन काम करेगा, और न्यायपालिका में कौन कौन काम करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर। जो हमारी केंद्र की विधायिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, पार्लियामेंट बोलते हैं। और पार्लियामेंट में एक तो क्या होती है, लोकसभा, और एक क्या होती है भाई, राज्यसभा होती है। क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए पार्लियामेंट का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो 79 में है। और 79 में आप 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 80, और 80 में 1 जोड़ दोगे तो आप क्या हो जाएगा, 81। यानी आर्टिकल 79, 80 और 81। और याद कैसे रखना है अपन ने, देखो एक तो हाँ सरला ही कर लो ले, नहीं तो मैं और नाम बताऊं, सरला, चल सरला ठीक है। स से क्या बन गया, संसद, र से क्या बन गया, राज्यसभा, और ल से क्या बन गया, लोकसभा। इसका आर्टिकल क्या होगा, 79, 80 और 81, इसको याद रखना आपने। चलिए अब यदि मैं बात करूं, ये तो क्या होगी आपकी केंद्र सत्र की विधायिका होगी। इसी प्रकार राज्य सत्र की भी एक विधायिका होती है, ठीक है, जो क्या कहलाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। हाँ और इसमें क्या होगी, एक विधानसभा और एक क्या होगी, विधान परिषद, ठीक है। हाँ यानी काउंसिल बोल देते, इसको याद रखना। लेकिन यह जरूरी कौन ही राज्य में इसका होना कंपलसरी है। कोई भी राज्य हुआ उसके अंदर विधानसभा का होना कंपलसरी है, इस चीज को याद रखना। बस वह चीज याद रखना। पूरे यदि हम बात करें यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, यानी राज्य स्तर पर जो विधायिका हैं, उस विधायिका का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है, आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखना भाई, आर्टिकल नंबर 168, ठीक है, 168 के अंदर है। 168 के बाद 169 और 170, सेम टू सेम, जैसे ऊपर थी वैसे ही आर्टिकल यहाँ पर है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना आपने। आर्टिकल 168 में ये कह रखा है भाई, हमारी राज्य की जो विधायिका होगी उसमें एक विधानसभा और एक विधान परिषद होगी। और विधानसभा का आर्टिकल 170 और 169, ये याद रखना आपने, ठीक है। इसके बारे में याद रखना, विधायिका समझ में आ गई बातें, ठीक है। हाँ उसके बाद अगला, उसके बाद क्या आ गई अपनी कार्यपालिका। क्या आ गई भाई, कार्यपालिका। कार्यपालिका भी कितने भागों में होगी, 2 में। एक क्या होगी, केंद्र, और एक क्या होगी भाई, राज्य। केंद्र और राज्य की 2 कार्य होंगी अपने। और केंद्र स्तर पर जो होंगे, कार्यपालिका का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या होगा, हमारी कार्यपालिका का यहाँ पर हेड होगा। उसके बाद यानी केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन मेंबर होते हैं भाई, एक तो राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, यानी आपने याद रखना है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है। हाँ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद कौन हो गया भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे के सारे क्या करते हैं भाई, अपनी जो सेंटर हैं, केंद्र हैं, उस केंद्र की कार्यपालिका के अंदर मेंबर होते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए, केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन होंगे, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यानी मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं, यहाँ पे याद रखना। अब ये मंत्री परिषद के आगे ऐसा शब्द लग जाए, केंद्रीय मंत्री परिषद, इसका मतलब ये सेंटर की बात हो रही है। इसके आगे राज्य शब्द लग गया तो फिर क्या हो गया, राज्य के मंत्री परिषद। उसके बाद कौन आ गया भाई,
प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद अटॉर्नी जनरल का मतलब क्या होता है, महान्यायवादी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ये पांचों मेंबर क्या करते हैं, संविधान में जो केंद्र के अंदर जो कानून होता है उस कानून को ये लागू करते हैं, याद रखना। बताइए भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन से आर्टिकल में है, 52 में। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, 63। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर इसका आर्टिकल क्या हो जाएगा, 74, और इसका आर्टिकल 75, और इसका आर्टिकल 76 लगातार। ठीक है। हाँ देखिए 52 में आप 11 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 63। 63 में फिर आप क्या कर दीजिए, 11 ऐड कर दीजिए। ठीक है। हाँ और फिर आपका 74 75 76 लगातार याद रखना है। ठीक है, इस बात का रखना। ये तो आपकी क्या होगी भाई, केंद्र की कार्यपालिका होगी, याद रखना। इसमें आएगी केंद्र की कार्यपालिका। इसी प्रकार होती है फिर अपनी राज्य की जो कार्यपालिका होती है, क्या भाई, राज्य की कार्यपालिका। पूरा ओवरव्यू बताऊंगा लास्ट में इसका। ठीक है। राज्य कार्यपालिका उसमें कौन कौन होंगे, एक तो गवर्नर होगा, एक क्या होगा, स्टेट मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, राज्य मंत्री परिषद होगी। दूसरा क्या होगा भाई, चीफ मिनिस्टर होगा, और फिर कौन होगा, एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता होगा। ये सारे यानी एक तो क्या होगा, राज्यपाल होगा, याद रखना। एक आपने याद रखना स्टेट यानी केंद्रीय राज्य मंत्री परिषद होगी। हाँ एक क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री। हाँ और एडवोकेट जनरल को बोल देते हैं महाधिवक्ता, अधिवक्ता। हर राज्य का अलग अलग होता है। ये सारे मिलकर क्या करेंगे, राज्य के अंदर कानून को लागू करेंगे। आर्टिकल नंबर 153 में क्या है, राज्यपाल। फिर 163 में क्या है, मंत्री परिषद। 164 में क्या है, मुख्यमंत्री। 165 में क्या है, महाधिवक्ता। पूरे भी न्यूज सेम चला था अपना, वहां पर भी, यहाँ पर भी सेम है। इस बात को याद रखना, बस ये चीज लगातार। ठीक है। हाँ तो ये पॉइंट याद रखना। फिर आती है भाई न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करेगी, कानून की रक्षा करेगी। न्यायपालिका क्या करेगी भाई, कानून की रक्षा करती है, उसे बोलते हैं आपके न्यायपालिका। और याद रखना केंद्र स्तर पर कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट, और राज्य स्तर पर क्या करेगा, हाई कोर्ट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल कहां से भाई, वो याद रखना 124, और हाई कोर्ट कहां शुरू होता है, 214 से आर्टिकल से शुरू होता है, याद रखना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी ये राज्य स्तर पर काम करेगी और ये केंद्र स्तर पर। तो सुनना ध्यान से। अब यदि मैं बात करूं, बताइए कानून को लागू कौन करती है, कार्यपालिका। कौन करती है भाई, कार्यपालिका। लागू कौन करती है, कार्यपालिका। और कानून की आपसे पूछा जाए तैयार कौन करती है, विधायिका। कौन करती है भाई, विधायिका, लेजिस्लेचर। और कानून की रक्षा कौन करती है, न्यायपालिका। कौन करती है, न्यायपालिका। याद रखना तीनों के बारे में। अब यदि आपसे न्यू पूछ ले, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका ये एक तो किसकी होगी, केंद्र में, और एक कहाँ होगी, राज्य में। इसी प्रकार विधायिका भी एक कहाँ होगी, केंद्र में, और एक कहाँ होगी, राज्य में। इसी प्रकार न्यायपालिका भी एक कहाँ होगी, केंद्र में, और एक कहाँ होगी भाई, राज्य में। सारी की सारी अपने ये दो दो टाइप में होगी। अब यदि आपसे न्यू पूछ ले कि बताइए यहाँ पर जो केंद्र की कार्यपालिका उसमें कौन कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, और कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद कौन हो गए, केंद्रीय, हाँ केंद्रीय मंत्री परिषद होगी, केंद्रीय मंत्री परिषद। चौथा क्या होगा आपका यहाँ पर, प्रधानमंत्री। और पांचवा कौन होगा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये होंगे। यहाँ पर कौन कौन होंगे, राज्यपाल होगा, और बताइए कौन होगा, राज्य मंत्री परिषद। कौन होगी, राज्य मंत्री परिषद होगी, याद रखना। और यहाँ पर कौन होगा, सीएम होगा, और कौन होगा, महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता। ये आपने अच्छे से याद रखना। इस सुनो ध्यान से।
अब यदि मैं बात करूं केंद्र की जो कार्यपालिका है वो अपने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल याद रखना 78 तक, 52 से लेकर 78 तक अपनी केंद्र की कार्यपालिका विद्यमान है, याद रखना। जिसमें आर्टिकल 52 में कौन था? राष्ट्रपति। 63 में कौन था? उपराष्ट्रपति। उसके बाद इसमें 74 में कौन था? ये 75 में पीएम और 76 में कौन था? महान्यायवादी। ठीक है, याद रखना। बाकी 77 78 आर्टिकल भी किससे जुड़े हुए? कार्यपालिका से ही जुड़े हुए हैं, याद रखना। इसी प्रकार राज्य की जो कार्यपालिका है वो आर्टिकल आपका 153 से स्टार्ट हो जाएगी, याद रखना। 153 से लेकर आर्टिकल नंबर कब तक, कहाँ तक होगी? 165। ठीक है, 166 इंक्लूड कर लोगे, 66 और 67 है जो कर 2 एक्स्ट्रा कर रखे अपन। ठीक है, क्योंकि अपना 68 से क्या स्टार्ट हो जाएगी अपनी? हाँ, विधायिका स्टार्ट हो जाएगी, याद रखना। 167 यहां तक, क्योंकि आर्टिकल 153 में क्या बोलो? राज्यपाल। 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद। 164 और 165। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, फिर वही कर रखे। यहाँ पर भी तो 76 और भी तो 78 कर रखे हैं, डाउट तो यहाँ पे आना चाहिए था। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 77 और 78 है ना, वो किन से जुड़े हुए हैं? वो इन्हीं व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रपति और से जुड़े हुए हैं। अब मैंने सारे 52 है, 53 54 55 56, वो सारे इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो यानी कहने का मतलब ये सारा का सारा काम किसके अंतर्गत आता है? कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। अब इसी प्रकार केंद्र की जो विधायिका होती है, सुनना ध्यान से, केंद्र की जो विधायिका होगी उसे क्या बोलेंगे आप? संसद। क्या बोलेंगे? संसद। और यहां का हम बात करें तो उसे बोलेंगे विधानमंडल। क्या बोलेंगे हिंदी में? विधानमंडल। और विधानमंडल में 2 चीजें होंगी, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। इसी प्रकार संसद में एक क्या होगी? लोकसभा और एक राज्यसभा होगी। ठीक है, हाँ। अब यदि मैं बात करूं जो संसद है वो हमारे आर्टिकल 79 से स्टार्ट हो जाती है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल 123 तक चलेगी। 124 में क्या आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, यानी न्यायपालिका। इसी प्रकार यदि हम बात करें इसका आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 213 तक, वो किसका आर्टिकल हो जाएगा भाई? विधानमंडल के आर्टिकल हो जाएंगे सारे के सारे। हाँ, और स्पेशल यदि हम बात करें फिर आगे हाई कोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। लोकसभा का आर्टिकल कितना था बताओ? 81 था। हाँ, इसका आर्टिकल क्या था? 80 था। पार्लियामेंट का क्या था? 79। विधानमंडल का कितना है? 168। 169 किसका है? विधान परिषद का। 170 किसका है? विधान सभा का। इसी प्रकार अपना सुप्रीम कोर्ट और क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने। तो इसका मतलब जो काम देश में राष्ट्रपति करता है वही कौन करता है? राज्यपाल। जो काम देश में मंत्री करते हैं यहाँ पर कौन करेंगे? राज्य के मंत्री। जो काम पीएम करता है वही काम कौन करेगा? सीएम। जो काम महान्यायवादी के होते हैं वही काम किसके होते हैं? महाधिवक्ता के। जो काम संसद करती है वही काम कौन करेगी? विधानमंडल। जो काम लोकसभा करती है वो कौन करेगी? विधानसभा। जो काम राज्यसभा करती है वो काम कौन करेगी? विधान परिषद। जो काम सुप्रीम कोर्ट करेगा वही राज्य में कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। इसका मतलब क्या समझे आप? भाई आप यदि सेंटर की चीजों को डिटेल से पढ़ लेते हो तो राज्य की चीजें डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी जो काम राष्ट्रपति के वही राज्यपाल के, वही अपॉइंटमेंट सेम टू सेम, बस थोड़ा बहुत फर्क आता है, वो फर्क आप यहां पर समझेंगे बस। क्या? हाँ, इसमें ये उपराष्ट्रपति पद एक एक्स्ट्रा इसके अंदर। हालांकि उपराष्ट्रपति जो है उसके पास कोई पावर नहीं होती, ना किसी की अपॉइंटमेंट करता, ना किसी को शपथ दिलाता। उपराष्ट्रपति सिर्फ किसके लिए बना गए हैं? राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करता है। अब यदि वो बंदा राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करे, किसके रूप में भाई? सभापति यानी चेयरमैन। कहां पर? राज्यसभा में। तो फिर इसको उपराष्ट्रपति क्यों बना? सीधा ही राज्यसभा सभापति बना देते। हाँ, हाँ, यानी देखो ध्यान से इसका क्यों बनाया गया। देखो उपराष्ट्रपति पद क्यों बनाया गया अपने लिए। यदि अपना राष्ट्रपति रिजाइन लेटर दे दे, कौन? राष्ट्रपति, या अचानक उसकी डेथ हो जाए, उसकी जगह पर किस पद को लाया जाए? दिक्कत आएगी।
वे प्रधानमंत्री लाए तो फिर आपने क्या बना दिया, एक पद बना दिया उपराष्ट्रपति। भाई वो नहीं रहा तो फिर उपराष्ट्रपति। अब क्या पता भाई राष्ट्रपति तो 5 साल तक रिजाइन लेटर ही न दे, वो फिर अकेला बैठा क्या करेगा नीचे, इसलिए उसको क्या कह दिया भाई तुम इतना अपना क्या कर ले, राज्यसभा में काम कर ले। जिस दिन राष्ट्रपति नहीं रहेगा उस दिन आप राज्यसभा से उठकर कहां जाना, राष्ट्रपति के पद पर आ जाना। हाँ, दोनों नहीं रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज, जे तीनों नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट में 33 जज और होते हैं 33, उनमें जिसकी एज ज्यादा होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, भारत का राष्ट्रपति बना जाएगा। अब ये भी हो सकता 33 ही ना हो। हाँ अभी बता देता हूं, वो 33 ना हो तो फिर क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट में 25 हाई कोर्ट हैं, उनमें एक एक मेन जज होता है, उनमें से जिसका एज या ज्यादा होगी उसको बना दिया जाएगा। अब वो भी ना हो, ऐसा भी हो सकता ना। हाँ तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये अपनी सोच है ऐसा, लेकिन इतने पद एक साथ खाली, मेरा कहने का मतलब राष्ट्रपति बहुत बड़ी पोस्ट है। हाँ अब बात, एक मिनट, डिप्टी सीएम वाली और बात आती है। एक बंदा कहता है भाई डिप्टी सीएम क्या होता है, डिप्टी सीएम क्या होता है, देखो ध्यान से। अब मान लीजिए गठबंधन की कोई सरकार बनती किसी राज्य में, ठीक है, वो कहता कि मेरी पार्टी का सीएम बनना चाहिए, वो कहता मेरी पार्टी का। अब सीएम तो एक ही बनेगा, संविधान में तो एक ही दे रखा है। अब वो दूसरी पार्टी के बंदे को समझा जाएगा भाई हम आपके बंदे को डिप्टी सीएम बना देते हैं, ठीक है। लेकिन डिप्टी सीएम एक संवैधानिक पद नहीं होता है। एक सरकार में जितने भी चाहो उतने डिप्टी सीएम बन सकते हैं। डिप्टी सीएम की पावर उतनी होती है जितनी एक कैबिनेट मंत्री की होती है, ठीक है। यानी उसको एक मंत्री का पद दिया जाएगा, कहने को वो सिर्फ डिप्टी सीएम है, बाकी और कुछ नहीं होता उसका। ये चीज होती है डिप्टी सीएम के बारे में। एक बनाओ, दो बनाओ, 3 बनाओ, 10 बनाओ, कोई दिक्कत यानी है। हाँ बस महकमे दे जाते, खुश रह जाएगा, यानी एक टॉफी पकड़ाई दी जाती है भाई 5 साल तक ये लीजिए आप, ठीक है। हाँ डिप्टी सीएम वाली, और मजे लीजिए। हालांकि पावर तो सीएम की होती है, डिप्टी सीएम तो वो होता है आपका। किससे सलाह तो सारा तो लेनी पड़ेगी, एक तक काम थोड़ी चलेगा। जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो सलाह तो सभी से ली जाए। इसी प्रकार अपने देश में उप प्रधानमंत्री भी तो बनता है। उप प्रधानमंत्री भी तभी स्थितियों में ही बनता है जब अपने परिस्थितियां विपरीत दिशा में हो। और एक होता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जब यदि प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए उस टाइम पर उसके स्थान पर जो बंदा आएगा, ओरिजिनल जाएगा, उसके बीच में एक बंदे को क्या बनाया जाता है कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री। जैसे गुलजारी लाल नंदा जी थे, वो क्या बने थे, नेहरू की डेथ के बाद भारत के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। याद रखना, एक कार्यवाहक और एक उप प्रधानमंत्री दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। हाँ राष्ट्रपति में या तो राष्ट्रपति होगा या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति, दो ही होंगे, ये चीज याद रखना। और बोलो क्या कुछ। हाँ जी, उपराज्यपाल का पद होता है, किस किसने सुना भाई उपराज्यपाल होता है, क्या है। यूपी में उपराज्यपाल तो नहीं है। हाँ वो आपकी बात मैं मान लूंगा, लेकिन यूपी में तो नहीं है, ये गलत बोल दिया। उपराज्यपाल नहीं बनेगा यूपी में, कभी भी नहीं बनेगा। और बोलो, यदि यूपी में बन गया तो फिर हरियाणा में भी बनेगा, पक्की बात है। देखो यहां पर क्या होता है, देखो एक तो होता है राज्यपाल, चलो एक बार डाउट आपके सारे करिए। एक तो राज्यपाल होता है गवर्नर, एक होता है आपका उपराज्यपाल, उपराज्यपाल, और एक हम बात करते हैं वो होता है आपका प्रशासक, प्रशासक। इफ जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी राज्य होते हैं उन राज्यों में जो सर्वोच्च पद होता है उसको बोलते हैं राज्यपाल। क्या बोलते हैं, राज्यपाल। जितनी पावर एक राज्यपाल, उपराज्यपाल जो है इसी राज्यपाल को कहीं कहीं पर उपराज्यपाल बोल दिया जाता है, ठीक है। बात यह जैसे जम्मू कश्मीर, एक आपका पांडुचेरी, एक अपना जैसे दिल्ली हो गया, यहां पर क्या बोला जाता है उपराज्यपाल। और जहां पर इसी उपराज्यपाल को कहीं कहीं पर क्या बोला जाता है प्रशासक। जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में ना तो राज्यपाल होता है ना उपराज्यपाल, देखना वहां लिखा मिलेगा प्रशासक लिखा मिलेगा, ठीक है। मतलब पद तो तीनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। जैसे हरियाणा है, हरियाणा अपने हैं, यहां पर क्या होता है पंचायत सेक्रेटरी होता है, ग्राम सचिव बोलते हैं।
लेकिन आप फिर राजस्थान में जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, ग्राम सेवक बोलते हैं, बस नाम ही अलग है। अपने पटवारी बोलते हैं लेकिन राजस्थान में पटवार बोलते हैं, बस थोड़ा, हाँ वो चीज़ है, मतलब चीज सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, तो याद रखना जहां पर राज्यपाल बनेगा ना वहां उपराज्यपाल नहीं बनेगा, तो ये तो पद का नाम ही अलग है, बस और चीज एक है, बस नाम अलग अलग है, याद रखना। भाई कहीं पर किसी को ये बोले, भारत के 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में सभी जगह इसको राज्यपाल ही बोला जाता है, याद रखना। लेकिन जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी ये ऐसे हैं जहां पर राज्यपाल को क्या बोला जाता है, उपराज्यपाल बोला जाता है। बाकी जो यूनियन टेरिटरी बच गई वहां पर इसको क्या बोला जाता है, प्रशासक बोला जाता है, ये बात याद रख। ठीक, हाँ वही चीज है, आगे समझ में आती है अब। ठीक है, कि राज्यपाल क्या है, उपराज्यपाल क्या है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है, बस नाम में फर्क है उसको यहाँ पर। हाँ, अब अपन ये पता भी उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में बनेंगे, राज्यों में कहीं पर भी उपराज्यपाल नहीं बनेगा, याद रखना। और बोलिए इस टॉपिक से रिलेटेड कोई है तो फिर अपना पहला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक देके, और वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति का। है कोई डाउट इसमें? चलिए एक बार आपका रोकिए। चलिए अपन ने जो बात थी अभी वो कर ली है इसके अंदर। ठीक है भाई, तीनों में क्या फर्क है, अब अपना जो है याद रखना यहाँ पर जो है, ये जो 3 टॉपिक आपके कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यदि आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपका 50% से ज़्यादा पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिकों से बनते हैं। लिखे अपन 3 जरूर हैं, लेकिन इनके अंदर टॉपिक आप देखोगे हर एक एक टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, किसमें क्या फर्क होता है और वो चीजें। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो संविधान का सबसे बड़ा पद कौन, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जो काम करता है वही काम कौन करेगा, गवर्नर यानी राज्यपाल। आप फिर राष्ट्रपति पे पूरा फोकस करेंगे। ठीक है, राज्यपाल को आप रिवीजन के तौर पे रख लेंगे, बस जहां जहां पर प्रेसिडेंट लिखते हैं वहां पर गवर्नर शब्द लिखना है, बाकी चीजें सेम रहनी है, याद रखना। तो चलिए अब जो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में राष्ट्रपति पद। हाँ हाँ हाँ, कार्यपालिका, पहले हम कार्यपालिका यानी आर्टिकल 52 से स्टार्ट करूंगा और पूरे के पूरे हम चर्चा करेंगे संविधान का भाग 5। तो भाग 5 में अपना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यपाल, इन सभी का जो जिक्र है वो संविधान के भाग 5 में। तो आर्टिकल यहाँ पर ध्यान में रखना भाई, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनके ऊपर हम बात करेंगे। आर्टिकल नंबर जो 52 है 52, वो क्या कहता है, आर्टिकल 52 के अंदर ही हमारा क्या दे रखा है, जो प्रेसिडेंट है इसकी पोस्ट के बारे में दे रखा है। आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति जो पद है, पोस्ट है राष्ट्रपति पद, इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है, 52 में है, 52 में है। पहला पॉइंट, इससे जो प्रश्न बनना है राष्ट्रपति पद। चलिए अगली बात ये आती है भी, जो राष्ट्रपति पद है, प्रेसिडेंट जो पोस्ट है, वो आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा क्या होता है, नागरिक होता है, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का प्रथम नागरिक, यानी पहला जो नागरिक होगा देश का वो कौन होता है भाई, प्रेसिडेंट होता है। हमारे देश के अंदर नागरिक, याद रखना आपने, हमारे देश में 3 टाइप की अपनी सेना है, याद रखना। आर्मी आप बात करें तो एक थल सेना, एक जल सेना और एक वायु, एयरफोर्स हो गया आपका, नेवी हो गया और आपकी आर्मी, तीनों। उन तीनों का जो हेड होता है वो भी कौन होता है भाई, राष्ट्रपति होता है, याद रखना। यानी जो हमारे पास 3 सेनाएं हैं, सेनाएं, इन 3 सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, वो भी कौन होगा भाई, भारत का राष्ट्रपति होगा। हालांकि मोदी सरकार के टाइम पर एक नई पोस्ट और बनाई गई थी जिसका नाम है सीडीएस, चीफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोलते हैं, सीडीएस। अब क्या होता है, हमारी जो 3 सेनाएं होती हैं उन तीनों सेनाओं का एक एक क्या होता है, जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और उन तीनों के ऊपर कौन होता है फिर आज, सीडीएस होता है, चीफ डिफेंस स्टाफ जिसको बोलते हैं। और इस सीडीएस से ऊपर कौन होता है फिर, राष्ट्रपति होता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा विपिन रावत,
विपिन रावत पहले सीडीएस बने थे भारत में, और वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान जो सीडीएस के पद पर है, याद रखना। लेकिन आज भी यदि हम बात करें, इस सीडीएस से ऊपर कौन है? राष्ट्रपति ही है। तो पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति पद, पहला नागरिक और तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होगा वो आपने याद रखना भाई, अपना आर्टिकल 52 के अंदर ये सारी बातें लिख रखी हैं। अभी अपन बात करी थी कार्यपालिका, क्या बात करी थी? कार्यपालिका। ध्यान से सुनना, जो हमारी कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का काम क्या होता बताओ? कानून को लागू करना। क्या करना? कानून को लागू करना किसका काम था? कार्यपालिका का। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस कार्यपालिका का जो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष वो कौन होगा? राष्ट्रपति। ये बात कौन से आर्टिकल में है? 53 में। अभी आपने जो चर्चा करी थी, देखो यहाँ पर भी हमारे केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्री परिषद और महान्यायाधीश सभी होते हैं। इन सभी में जो हेड होगा वो हेड कौन होगा भाई? सभी का राष्ट्रपति होगा। ये बात संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? 53 आर्टिकल नंबर 53 में ये लिखा हुआ है, याद रखना भाई। आर्टिकल नंबर 53 में ये चीजें लिखी हुई हैं, इस बात का। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा भाई? राष्ट्रपति। ये बात संविधान के कौन से आर्टिकल में लिख रखी है? 53 में। लेकिन राष्ट्रपति जितने भी काम करेगा वो किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की। मतलब असली पावर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री की। और वैसे नाम किसका होगा? राष्ट्रपति। काम किसने करा? ये राष्ट्रपति ने करा, लेकिन असली पावर उसे में। ये बात अपनी, या जो बात है आर्टिकल कौन से में लिख के भाई? आर्टिकल नंबर 53 में। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, ये इसके पार्ट होंगे फिर, 1 2 3 इस तरीके से कह रहे हो आप। हाँ, लिख। अच्छा, पूरे आर्टिकल इतना तो देखो, इतना तो डिटेल से नहीं आएगा मेरे हिसाब से। 52 1 2 3 है क्लोज। तो देखो, आपके जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है ना, पार्लियामेंट वाला, और एक आपका फंडामेंटल राइट्स, इसके इसके तो सब क्लोज अच्छे से पूछता है। फंडामेंटल राइट्स करो इसके, ठीक है। हाँ, बाकी इसके तो सब क्लोज इतना तो नहीं पूछा जाता मेरे हिसाब से तो। अच्छा, चलो फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा। टेंशन, चलो फिर आगे से आप और ज्यादा इनको आर्टिकलों को और डिटेल से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, बस इतना याद रखना, ये सारी जो अपन है। हाँ, ये पहला नागरिक होगा, ये तो आर्टिकल में नहीं लिखा, वैसे आप मानते इस चीज को। हाँ, तीनों सेनाओं का हेड और राष्ट्रपति जो पद है, ये आर्टिकल 52 में याद रखना भाई। अगला पॉइंट, आर्टिकल जो 53 है उसमें क्या दे रखा है? कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा, इस बात को याद रखना। और कार्यपालिका का जो अध्यक्ष तो यही कहलाएगा, लेकिन ये क्या होगा? नॉर्मली होगा, ठीक है। वास्तविक यदि हम बात करें, रियल जो चेयरमैन होता कार्यपालिका का, वो देखो, ये नॉर्मली जो हेड होता है अपना, वो कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है भाई, जो हमारी इसमें कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका का असली जो अध्यक्ष होता है, मेन जो पावर होती है, वह किसके पास होती है भाई? प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। आपसे पेपर में ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, बताइए अपनी जो कार्यपालिका है, अब आप देखना कितना आसान बन जाता है इस चीज को। कार्यपालिका, इस कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होगा। लेकिन आपसे यही पूछ ले, रियल यानी वास्तविक, वास्तविक आपसे पूछ लिया जाए, वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा? तो याद रखना आंसर क्या आना चाहिए आपका? प्रधानमंत्री, ठीक है। ऑप्शन में दोनों मिलेंगे, एक पूछा जाएगा बताइए कार्यपालिका का चेयरमैन कौन होगा, एक पूछा जाएगा रियल चेयरमैन कौन होगा। तो आपने रियल चेयरमैन का उत्तर कब देना है? जब प्रधानमंत्री के बारे में होगा। और वैसे चेयरमैन कौन होगा आपका? ये तो बात थी कार्यपालिका की। इसके आगे यदि मैं आपका ध्यान से सुनना, राज्य शब्द लगा देता हूं तो क्या बन जाएगा? राज्य की कार्यपालिका बन जाएगी। तो राज्य की कार्यपालिका का फिर अध्यक्ष कौन होगा?
गवर्नर होगा। कौन होगा? गवर्नर। लेकिन राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक कौन होगा? फिर सीएम होगा। ठीक है, देखो डाटा सेम है, कुछ नहीं बदल रहा, बस एक राज्य शब्द बदल गया। तो तभी कह रहा हूं यदि आप राष्ट्रपति पढ़ लेते तो राज्यपाल कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो राज्य की कार्यपालिका जो है याद रखना, एक राष्ट्रपति और अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति। लेकिन राज्य की पूछे तो राज्यपाल और सीएम हो जाएंगे, रियल में याद रखना। तो ये बात अपने कौन से आर्टिकल में होगी? 53 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54। एक आर्टिकल आता है 54 और एक आता है 55। इन दोनों के बारे में आपसे बात करते हैं। तो आर्टिकल 54 में क्या दे रखा है भाई? भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उसका क्या दे रखा है? इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझना, यहां से क्वेश्चनों में मिस्टेक बहुत होती है। यहां पर क्या दे रखा है भाई? जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन के चुनाव में भाग यानी पार्टिसिपेट, भाग जो है पार्टिसिपेट, वो कौन कौन करते हैं याद रखना। इसके अंदर पहला, दूसरा और तीनों को आपने अच्छे से याद रखना है। नंबर 1 पे क्या आएगा आपका? यहां पर लोकसभा। ठीक है, हाँ, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के क्या होंगे भाई? इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य। लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति चुनाव में। यदि मैं ये कह देता हूं, ध्यान से सुनना, यहां पर राज्यसभा, एक ये राज्यसभा, राज्यसभा के भी क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। उसके अलावा और कौन लेता भाई राज्यसभा के बाद? विधानसभा। क्या? विधानसभा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के और आपका राज्यसभा, इन तीनों के इलेक्टेड जो मेंबर होंगे वही सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात ही आता है भाई, अब राज्यसभा, इस राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने अपने पास? 245, 245। ठीक है, इसमें से क्या होता है? इलेक्टेड कितने होते हैं? सिर्फ 233। कितने मेंबर होते हैं भाई? 233 का चुनाव होता है। बाकी जो 12 बच गए वो क्या होते हैं? नॉमिनेट यानी मनोनीत होते हैं। क्या ये मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? हाँ, लेते क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, कारण क्या है इनका? इनको बाहर क्यों रखा गया? है तो राज्यसभा के सदस्य ही हैं, लेकिन इनको बाहर क्यों रखा गया? कारण क्या है इसका? जनता तो 233 को भी जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। ये भी तो है ना, ये जो 233 मेंबर हैं इनको एमएलए चुनते हैं, इनको भी जनता नहीं चुनती। ये तो भाग लेते हैं लेकिन ये नहीं लेते, क्यों? कारण क्या है? ये इसलिए है, देखो ध्यान से, यहां पर ये 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं ये किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा ही होते हैं। ये मान लीजिए मैं देश का राष्ट्रपति हूं और मैंने इसको राज्यसभा में मनोनीत कर दिया। ठीक है, अब 5 साल के बाद मेरे इलेक्शन होने हैं। राज्यसभा का सदस्य 6 साल के लिए होता है, इसके पास 1 साल एक्स्ट्रा है। और जैसे ही 5 साल के बाद दोबारा मेरे इलेक्शन होंगे, क्योंकि भारत में एक आदमी कितने बार इलेक्शन लड़ सकता है, जब 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे तो ये जो कैंडिडेट जिसको मैंने मनोनीत किया है ये वोट किसका डालेगा? मेरा ही डालेगा। फिर मैं इसको दोबारा फिर मनोनीत कर दूंगा 6 साल के लिए। फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, दोबारा फिर क्या कर देगा? वोट तो एक ही वोट है जीतने के लिए, तो ठीक है। और यहां तो 12 मिल रहे हैं, तो वो 12 वोट जो होंगे वो किसके जाएंगे? उसी बंदे के जाएंगे जिसने मनोनीत करा है। इसका मतलब बाकी बंदों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए क्या कर रखा है? इनको इलेक्शन से बाहर ही कर रखा है। भाई ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं, इसलिए इनको राष्ट्रपति चुनाव में भाग, ऐसा हो सकता है ना, इसलिए इनको क्या कर दिया गया? बाहर ही रखा गया। तो ये 12 सदस्य हैं, और ये 12 सदस्य, जैसे द्रौपदी मुर्मू का नाम सुनते हो, द्रौपदी मुर्मू की कौन सी पार्टी से है? पार्टी कौन सी उनकी? वैसे तो राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती इलेक्शन में, लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू का जो नाम दिया वो बीजेपी पार्टी ने दिया, हमारा कैंडिडेट ये होगा। ठीक है, यानी ये कौन सी पार्टी का हो गया? अपना द्रौपदी मुर्मू। अब ये 12 बंदे जो मनोनीत होंगे वो राष्ट्रपति करेगा, किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री। मतलब ये 12 कैंडिडेट किसके होंगे?
बीजेपी के ही होंगे, अगला राष्ट्रपति भी किसका होगा, बीजेपी का होगा। ठीक है, जब तक ये 12 बंदा, इसलिए क्या कर रखा है, इस चीज को 12 कर रखा है। ये 12 सदस्य कभी भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेंगे, सिर्फ कितने लेंगे भाई, 233। इसी प्रकार लोकसभा में पहले अपने एंग्लो इंडियन होते थे और वो राष्ट्रपति ही क्या करता था, नॉमिनेट करता था, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, बाहर रख दिया। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं वो नॉमिनेट होता था पहले, अब नहीं होता, याद रखना, मनोनीत होता था। वो भी किसी किसी राज्य में, हर राज्य में नहीं होता था, जैसे हरियाणा में आज तक भी नहीं हुआ। तो विधानसभा में भी एक सदस्य मनोनीत होता है, वो मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेगा, यानी कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। चलो ये तो बात होगी, लोकसभा और राज्यसभा में तो मनोनीत राष्ट्रपति करता है, इसलिए वे चलो नहीं लेते। लेकिन विधानसभा में पहले एक सदस्य क्या होता था, मनोनीत होता था, नॉमिनेट होता था, वो भी भाग नहीं लेता था। उसका क्यों नहीं लेता था वो, उसका कारण क्या था, क्योंकि भारत के अंदर 28 राज्यों में 28 क्या है, विधानसभाएं भी हैं। ठीक है, प्रत्येक विधानसभा में एक एक मेंबर हो गया तो कितने हो गए फिर, 28 हो गए। और ये 28 किसके वोट डालेंगे, राष्ट्रपति के। लेकिन ये जो मनोनीत होते थे वो नहीं लेते थे भाग, क्यों नहीं लेते थे फिर, क्योंकि इनको तो मनोनीत राज्यपाल करता है। जो राज्य की विधानसभा होगी उसमें मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल। हाँ हाँ, और राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसलिए जहां तक राष्ट्रपति का हाथ है ना, वहां तक नहीं। अब मान लीजिए मैंने इसको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया, मैं राष्ट्रपति हूं, ये राज्यपाल है, इन्होंने क्या कर दिया, यूपी की विधानसभा में इसको मनोनीत कर दिया। अब मेरा इलेक्शन की बात आएगी तो मैं इसके पास कॉल करूंगा, भाई तुम्हारा जो एमएलए था वो वोट मेरा डाले, वरना मनोनीत नहीं करना अगली बार। तो सीधी सी बात है, ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अब सुनना ध्यान से आगे, जो लोकसभा और राज्यसभा होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, संसद। क्या बोलते हैं भाई, संसद बोलते हैं, याद रखना आपने, संसद। देखो यहां पर संसद क्या बोल देंगे, आप संसद बोल देते हैं, उड़ लिख देते हैं संसद, यानी पार्लियामेंट, इसको बोल दिया गया। अब यदि मैं आपसे प्रश्न कह दूं कि राष्ट्रपति चुनाव के अंदर, ध्यान से सुनना, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, आंसर आपने देना है जल्दी से। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसमें भाग लेते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन में दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य, पहला। दूसरा ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और एक विधान परिषद के सदस्य। अच्छा, तीसरा संसद के सदस्य प्लस में विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन डी संसद और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हैं विधानमंडल के सदस्य। बताइए, जब आपसे मैं प्रश्न पूछूं यहां पर, यदि आप इसमें और भी कोई चॉइस करना चाहो तो ये ए और सी दोनों सही हैं, या फिर ए और सी दोनों में से एक गलत है, वो बताना आपने। ऑप्शन जी और देते हैं, कोई सही नहीं है, नन ऑफ दिस, NOT। चलिए बताइए, आपसे पूछा क्या उत्तर आना चाहिए आपका, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, अभी बता दिया था सारा। हाँ, आपका उत्तर क्या रहा है, ABCDEFG, इनमें से आंसर देना बस। और क्या लिखा, वो ए और सी दोनों सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ई आ रहा है। ठीक है, आगे आप बताइए जल्दी से। ए, आपका ए आ गया। चलिए आगे आप बताओ भाई, A प्लस सी। चलिए आप बताइए, A प्लस सी दोनों सही है। चलिए अब आप और बता दो।
ए प्लस सी, यानी आपका उत्तर ये आ रहा है। ए में क्या दे रखा है देखो, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य, यानी मैंने यहाँ पर राज्यसभा लिख दिया तो राज्यसभा के कितने मेंबर हो गए 245। क्या 245 मेंबर भाग, आवाज नहीं, 245 भाग लेते हैं, नहीं लेते, मतलब यह बात क्या होगी, गलत है, मान रहे हो। हाँ, यदि ये बात गलत है तो फिर इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत हो गया। हाँ, चलिए अगला पॉइंट, यहां पर क्या आ गई, विधान परिषद, ये तो फिर गलत हो गया। उसके बाद संसद के सदस्य प्लस में विधान, संसद का मतलब क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया 245 मेंबर, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद क्या ये सही है, क्योंकि जब मैंने विधानमंडल बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का नाम ले दिया, इसका मतलब ये भी क्या है आपका गलत है। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या आएगा, इनमें से, हाँ बस यह चीज समझाने वाला गलती यही करेगा। हाँ, इस प्रश्न को मैं ऐसे लिख दूं, संसद के निर्वाचित तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता है, ये सही हो जाता। हाँ, इसी में से हटना था फिर, जी में से। हाँ, कंपल्सरी मैंने ऑप्शन दे रखे थे। हाँ, अब वो बताएंगे, अभी टेंशन। हाँ, पहले मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूं भाई, यदि अपना संसद शब्द आ जाए तो आपने सही, संसद के इलेक्टेड मेंबर आए तब सही करना है। दूसरी बात क्या है, यदि आपसे यही प्रश्न में यहां पर विधानसभा की जगह ये लिख दूं विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, तो भी गलत होगा, क्योंकि विधानमंडल बोल दिया तो विधान परिषद भी इंक्लूड हो जाएगी, जो कि अपना क्या है, गलत है। इस बात को आपने ध्यान में रखना। ओके, हाँ जी, हाँ, प्रेसिडेंट बैठता है संसद में लेकिन वो वोटिंग नहीं करता वहां, ठीक है। हाँ, और बैठता ये राष्ट्रपति भवन में है, ये तो इसका इस वोटिंग नहीं करे। जब कोई बिल होता है ना, बिल आता है, पारित होता है, वहां पर राष्ट्रपति जो है उस पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर नहीं बैठेगा, वो राष्ट्रपति भवन में ही बैठेगा, याद रखना इस बात को। चलिए आगे चलूं, अब आगे अगला पॉइंट आता है आपका, यहां पर देखो, इधर अपने जो है अभी तक जो है, ये देखो, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन याद रखना एक अपनी है दिल्ली और एक याद रखना पांडुचेरी। दिल्ली और पांडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभा क्या करती है भाई, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है। ऐसे कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, वो कौन कौन से हो जाएंगे, दिल्ली और पांडुचेरी। बताइए, ये जब भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर कौन बना था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उस टाइम पर भाग नहीं लेते थे। बताइए, दिल्ली और पांडुचेरी जो है, इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेना कब शुरू किया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो हाँ, तो कौन सा संशोधन हो जाएगा भाई, 17वां संविधान संशोधन। कौन सा, 17वां संशोधन, संविधान संशोधन, 17वां संविधान जो संशोधन था, उस संशोधन को याद रखना, ये कब हुआ था भाई, 1992 में, 1992 के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया था, ये कहा गया था आगे से यदि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके अंदर क्या होगा, दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी सीएम बनता है, ये बनी है सीएम महिला, और पांडुचेरी में भी सीएम बनता है, दो ही के अंदर, और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में सीएम नहीं बनते। हालांकि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी इसके अंदर भाग लेगी, आगे जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा। लेकिन अभी फिलहाल अपन ये याद रखना है, 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई, 1992 के अंदर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति। और 1992 के अंदर यदि मैं बात करूं, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ था आर वेंकट रमन का। उसके बाद एक नए राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम क्या था, पंडित शंकर, जो थे शंकर दयाल शर्मा, वो भारत के क्या बने थे, नए राष्ट्रपति बने थे 1992 के अंदर, ठीक है। हाँ,
तो ध्यान से सुनना, जो शंकर दयाल शर्मा है, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, ये 1992 में क्या बने थे भाई, राष्ट्रपति बने थे। मतलब 1992 में दिल्ली और पांडुचेरी जो है, ध्यान से सुनना, 1992 में दिल्ली और पांडुचेरी को कहा गया भाई आगे से जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे आप भी क्या करोगे, भाग लोगे। लेकिन जिस दिन इनको जोड़ा गया उस दिन पहले राष्ट्रपति के इलेक्शन हो लिए थे 1992 के अंदर, ठीक है। इसलिए याद रखना, दिल्ली और पांडुचेरी के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टिसिपेट कब किया था, तो याद रखना 1997 में। भाग तो कब लिया था, 97 में, लेकिन जोड़ा कब गया था ये पूछा जाए तो 92 में, ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, सभी को पता है इस चीज का। तो ये दोनों पॉइंट आपने अच्छे से ध्यान में रखना। 92 में बने थे शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकटरमन का कार्यकाल खत्म हुआ था। 97 में बन गए थे कौन, आपके के आर नारायण, पहले एससी जो प्रेसिडेंट थे, दलित राष्ट्रपति 97 में, के आर नारायण। फिर प्रतिभा देवी, वो तो आगे करवाऊंगा सारे राष्ट्रपतियों के नाम। तो ये अपना दोनों पॉइंट्स यहां पर ध्यान में रखने। राष्ट्रपति जो इलेक्शन है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, भाग कौन कौन लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला अपन बात करी आर्टिकल 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद। 53 में क्या है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। लेकिन वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा, पीएम होगा, याद रखना। चलिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, चुनाव वो अपन ने याद रखना आयरलैंड से लिया था अपन ने, अभी चर्चा भी करी थी। कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित, पूरे संसद के निर्वाचित सदस्य लिखने आपने। हाँ, वो भी आप वो प्रणाली क्या, कौन सी प्रणाली कहलाती है उसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। चलिए अब देखिए इससे आगे, पहला अपन बात करें, यहां पर ध्यान से सुनना, पर अब आती है राष्ट्रपति की जो क्वालिफिकेशन है, योग्यताएं। देखो अभी अपन बात करी किसकी, चुनाव में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ठीक है, चुनाव कैसे होता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं चुनाव में भाग, और आर्टिकल 52, 53 और 54। अब हम बात करते हैं भाई भारत में राष्ट्रपति बन कौन सकता है, बनने की योग्यताएं क्या क्या होंगी वो ध्यान से सुनना। तो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो यह बात संविधान के कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 58, आर्टिकल नंबर 58 के अंदर है, इस बात को याद रखना। प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है भाई, आर्टिकल नंबर 58 के अंदर। सबसे पहली क्या है, भारत का नागरिक होना, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का क्या होना चाहिए भाई, नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, वही क्या बन सकता भाई, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। पहली बात याद रखना। दूसरा भाई उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 साल, 35 साल क्या होनी चाहिए, न्यूनतम एज, मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी। ध्यान से सुनना भाई, भारत के अंदर यदि आपसे न्यू पूछ ले मैं आपको स्लाइड तैयार करवाता हूं, ध्यान से सुनना। यदि आपसे न्यू पूछ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं, गवर्नर यानी राज्यपाल, इन सभी की मिनिमम एज पूछी जाए तो वो क्या रहेगी, 35 यानी 35 ही रहेगी, याद रखना। उसके बाद यदि आपसे ये पूछ ले लोकसभा में किसी को मेंबर बनना है, लोकसभा में, या फिर विधानसभा में मेंबर बनना है, या कहीं पर भी मंत्री बनना, चाहे केंद्र में मंत्री बने चाहे राज्य में, ठीक है, या फिर देश का प्रधानमंत्री बनना हो, या फिर किसी राज्य का सीएम बनना हो, सीएम, पीएम, मंत्री, विधानसभा और लोकसभा, इन सभी के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए सभी के लिए, ठीक है, हाँ सभी के लिए, याद रखना। उसके बाद यदि आपसे पूछ ले राज्यसभा और एक विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद, इसमें यदि किसी को मेंबर बनना है तो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए भाई, 30 साल, ओके। यदि किसी ने क्या करना भाई, वोटिंग करनी है, यानी मतदान एज जो होती है, मतदान आयु जो होगी वह कितनी होनी चाहिए भाई, वोट डालने की उम्र
18। पहला कितनी होती थी ये 21 हुआ करती थी, 21 हुआ कर दी, अब कितनी कर दी 18 ईयर्स कर दी, याद रखना। अब यदि आपसे पूछा जाए जो लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार जिसको बोलते हैं, लोकल जो गवर्नमेंट होती है, स्थानीय जो सरकार होती है, उसमें कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना 21 साल। चाहे आपको गांव का सरपंच बनना हो या पंचायत का मेंबर बनना हो, जिला परिषद में मेयर बनना हो, कहीं पर भी बनना हो लोकल के अंदर, तो वो सभी के लिए उम्र कितनी होगी 21 साल होगी। तो बस अपने पॉलिटी में इससे बाहर कोई भी मिनिमम एज नहीं पूछी जाएगी। और जिन बंदों की मिनिमम एज यहां पर दे रखी है, ठीक है, इसको याद रखना, इन्हीं के पेपर में क्या पूछे जाते हैं, कार्यकाल। ठीक है, हाँ, क्योंकि इनकी मिनिमम एज होती है, कभी रिटायर नहीं होते। और जो रिटायर होंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज कितने साल की उम्र में रिटायर होता है, इन दोनों में से एक है, तो 65, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष की उम्र में क्या होता है, वो रिटायर होता है। लेकिन उसकी न्यूनतम एज कितनी होती है, सुप्रीम कोर्ट में जज की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, हुँ? नहीं नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में यदि मेरे को जज बनना है, हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरे को जज बनना है, तो मेरी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, 45। इतना तो अपना रहते हो लेके मेरा जितना बढ़ने की उम्र हो तो है। तो याद रखना, जहां पर अपने संविधान में, सुनो ध्यान से, जहां पर संविधान में रिटायर उम्र दे रखी है, क्या दे रखी है, रिटायर। अब सुप्रीम कोर्ट का जज क्या होता है, रिटायर। 65 साल के बाद वो दोबारा जज नहीं बन सकता, लेकिन 5 साल के बाद आप दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हो, बन सकते हो। 5 साल के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, सरपंच बन सकते हो, सब बन सकते हो। लेकिन 65 साल के बाद आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। यानी जिसकी रिटायर उम्र होती है, यानी मैक्सिमम एज होती है, अधिकतम एज होती है, मैक्सिमम आयु होती है, उसकी संविधान में कभी भी न्यूनतम एज नहीं होती। जिसकी मैक्सिमम है उसकी न्यूनतम नहीं, और जिसकी न्यूनतम उसकी मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है, याद रखना। अब जैसे इनकी बात कर लेते हैं, इसमें आप देख लो, आप राष्ट्रपति चाहे 60 का हो, 70 का हो, 80 का हो, 100 का हो, 150 का हो, कोई भी बन सकता है, लेकिन 35 साल से ऊपर होना चाहिए। क्या इसमें आपका वो तो देखो, इसमें हाँ वो अलग चीज है, ये तो संविधान से पार की बात कर रहे हो आप तो। हाँ, अधिकतम आयु याद रखना इनके बारे में। हाँ, इनके लिए कोई भी आपकी क्या है, रिटायर उम्र नहीं होती, जिसकी अधिकतम है, ध्यान रखना इस चीज को, जिसकी मैक्सिमम है उसकी मिनिमम नहीं होती, और जिनकी मिनिमम है उसकी मैक्सिमम नहीं होती। ठीक है, याद रखना। इफ जिसकी मिनिमम दे रखी है उसकी मैक्सिमम तो नहीं है, लेकिन उसका फिक्स तो बनाना पड़ेगा भाई, कितने साल के लिए बनोगे आप। ठीक है, ये मान लो मैं 35 साल में राष्ट्रपति बन गया, अब मैं कितने साल तक रहूंगा, ये तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रिटायर उम्र तो नहीं। फिर अपना कार्यकाल, टेनवर बता रखे हैं, तो याद रखना, देखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी का कार्यकाल कितना होता है, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो सभी का कार्यकाल कितना होता है 5 साल। बताइए, लोकसभा, विधानसभा, मंत्री, पीएम, सीएम, यूनिट डिजिट क्या है 5, तो सभी का कार्यकाल कितना होता है 5 साल। राज्यसभा और विधान परिषद, बताइए आपका यहां पर यदि मैं बात करूं, यूनिट डिजिट क्या है 0, तो राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है 0, 0 ही होता है। राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, याद रखना। वो 0 मैंने इसलिए लिखा, लेकिन यदि आपसे न्यू पूछा जाए, राज्यसभा में जो मेंबर होता है उस मेंबर का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष होता है, सदस्य का, राज्यसभा का नहीं होता। आपने कभी सुना, अब जैसे लोकसभा है, अब अपने इलेक्शन हुए, वो कौन से नंबर की लोकसभा थी, 18वें नंबर की थी। कौन से 18वें, पहले 17 की थी। कोई बता सकता राज्यसभा कौन से नंबर की चल रही है, कभी पता चल हुआ आपने भाई, अब की बार राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, कौन से क्षेत्र से कौन सा एमपी चुना गया, पता चलता है नहीं, क्यों, क्योंकि इसका सिस्टम ही अलग है, याद रखना उसमें। उसके बाद भाई अपना वोटर डे, जो वोट
एज जो होती है अपनी वोट डालने की उम्र। स्थानीय शासन का सभी को पता, कितने साल, 5 साल के लिए। ठीक है, तो यानी ये अपना ओवरव्यू है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। मिनिमम एज जहां है वहां मैक्सिमम नहीं, जहां मैक्सिमम है वहां मिनिमम नहीं है, याद रखना। लेकिन जहां पर मिनिमम है तो उनका फिर कार्यकाल पेपर में पूछा जाएगा। मैक्सिमम वालों की न्यूनतम एज नहीं पूछी जाएगी क्योंकि उनकी डायरेक्ट रिटायर उम्र। जैसे इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका रिटायर उम्र होती है उसकी। ठीक है, रिटायर उम्र होगी 65 और उसमें 5 में से जो भी पहले पूरी होगी उस हिसाब से, लेकिन उनकी मिनिमम एज नहीं होगी। आई समझ बात नहीं है? वो चीज ऐसी होता, देखो आपका यहाँ पर ये राज्यसभा के मेंबर हो गए सारे के सारे, आप ये सारे के सारे चुने गए हैं। ठीक है, इसमें से क्या करेगा, 2/3, 2/3 सदस्यों को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये 2/3 सदस्य वो होंगे जो राज्यसभा में 6 साल पूरे कर चुके हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा जो ये है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इनकी जगह नए आ जाएंगे, फिर अगले को हटाया जाएगा। इस तरीके से ये क्या बनता है, चयन बनती है। राज्यसभा में थोड़ा सा ये चीज डिटेल में आपको समझाऊंगा तो फायदा रहेगा, यहाँ पर नहीं है। जैसे अपनी 1954 में राज्यसभा बनी, ठीक है, 1954 में मेंबर आए, तो क्या किया गया भाई, 2 साल के बाद वहां पर लॉटरी निकाली गई। एक बार क्या करी गई, लॉटरी निकाली गई, और 1956 के अंदर क्या कर दिए गए, 2 साल में ही कुछ सदस्यों को हटा दिया गया, वरना तो चयन कभी बनती नहीं है। हाँ वही तो बात कर रहा हूं। फिर क्या कर दिया, 1958 के अंदर फिर क्या कर दिया गया, दो कुछ मेंबरों को फिर हटा गया, 2/3 को। ठीक है, तो देखो 1900, देखो 2/3 तो यहाँ टोटल थे, 2/3 तो इधर हटा दिए और 2/3 इधर हटा दिए। फिर जो बचे थे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, 6 साल पूरे हो जाएंगे उनके, जो सुमन, फिर इनके 6 हो जाएंगे पूरे, फिर इनके 6 पूरे हो जाएंगे, फिर ये चैन बनती बनती आज कंटिन्यू है। हाँ ये चीज थी। हाँ, इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो आप कहोगे नहीं होता, लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6। अब जो 2/3 सदस्य हटते 2 साल के बाद, वो वही मेंबर हटेगा जिसने 6 साल पूरे हो चुके। चलिए, वो भी चुमन में, दोनों इकट्ठे इलेक्शन 52 में आपके। ठीक है, 52 में इलेक्शन होकर इनकी वो हो गई थी, चुमन में इनके नाम बदले गए थे। सॉरी, चुमन में 52 में बन गई थी आपकी। कब, 1952 में। लोकसभा भी और राज्यसभा बनी तो कब, अपनी 52 में। पहली बैठक भी इनकी मई के अंदर हो गई थी, याद रखना, 13 मई को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक। हाँ, चुम्बन के अंदर इनके नाम बदले गए थे। ठीक है, हाँ इनके नाम, वो पूरी की पूरी हिस्ट्री हम बात करेंगे। चलिए, तो पॉइंट थोड़ा सा समझ में आ गया अपनी, तो वो चल रहा था ये। हाँ, तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अपनी, यहां पर याद रखना 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद देखिए यह क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, किसके लिए, इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, वह लोकसभा का सदस्य जो होता है, लोकसभा का जो मेंबर बनता है, उसके समान क्या होनी चाहिए भाई, इसकी योग्यता। यानी इसमें इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक लोकसभा के मेंबर में होती है। अभी मैंने बात करा लोकसभा का जो सदस्य है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25, लेकिन इसकी उम्र तो अलग से निकाल दी, वरना तो 25 है। इसकी उम्र तो 35 होनी चाहिए, बाकी वही सारी चीजें होनी चाहिए एक लोकसभा के मेंबर में होनी चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे मैं बात करूं भाई अपना यहां पर जो इसमें कहां चला गया रही है, जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होती है, बस वही भाई, कोई आपराधिक मामलों के अंदर नहीं होना चाहिए इस टाइप का। ठीक है, हाँ ये चीज इसके अंदर दे रखी है भाई, कोई प्रॉफिट पद पर नहीं होना चाहिए, लाभकारी पदों पर नहीं होना चाहिए, इस टाइप के जो लोकसभा में योग्यताएं होती हैं। ठीक है, सेम ही होता है, बस एज का फर्क होता है, बस एज इसकी 35 होनी चाहिए, बाकी ये प्रश्न क्या देगा, अब सुनना ध्यान से। मैं आपके सामने क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, आंसर देना, जिससे पूछूंगा बस वो। चलिए, प्रश्न है राष्ट्रपति बनने की योग्यता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। नंबर 1, भारत का नागरिक हो।
भारत का नागरिक हो। इस तरीके से उड़ जाके देगा आपको। ऑप्शन नंबर 2 दो में देगा न्यूनतम आयु 35 ईयर्स हो। नंबर 3 लोकसभा का सदस्य हो। नंबर 4 लाभकारी पद पर ना हो। नंबर 5 ये सभी सही है। ऑप्शन 6 कोई सही नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहां पर, वह आपराधिक मामलों, क्राइम नहीं होना चाहिए, आपराधिक मामले ना हो। ठीक है, ये 7 ऑप्शन है, ये आपके भारत के राष्ट्रपति की है। आपराधिक मामले नहीं होना चाहिए, कोई अपराध नहीं कराया होना चाहिए, वो चीजें। ठीक है, तो नहीं है बतानी आपने। नहीं, मैंने नहीं पूछा आपसे, पढ़ो ये सारी। ठीक है, हाँ हाँ, बताओ फिर कौन सा प्रश्न, तो वही तो करेगा। राष्ट्रपति की कौन सी योग्यता नहीं है, जल्दी से उत्तर दीजिए मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास ऑप्शन है। एसएससी 4 देती है, मैं 7 ऑप्शन देता हूं, देखो आप। हाँ, वो मिनिमम जो एज है। हाँ, अब मेरे को बस आपने उत्तर क्या देना है, 1 से लेकर 7 तक, सही कौन सा है गलत कौन सा है वो आपने नहीं करना। बताइए कौन सा होगा, जल्दी बोलो। 6? अच्छा, 6 उत्तर दिया एक ने तो। हाँ भाई, आगे बताओ बताओ। और तो बड़ा लाभकारी यानी प्रॉफिट जो पोस्ट होती है, लाभकारी पद पे नहीं हो, कोई मतलब भाई लेक्चरर नहीं हो, एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं हो, किसी सरकारी पद पे ना हो। अच्छा, आगे आप बताइए भाई, आप भी बोलो। हाँ भाई, अच्छा यह चीज समझ में नहीं आ रही था तो लग दो। हाँ, इसका मतलब क्या है, मैंने ये 7 चीजें लेकर के ना, 7 चीजें हैं, इन 7 में से एक ऐसी चीज है जो राष्ट्रपति के लिए नहीं चाहिए, बाकी सारी 6 होनी चाहिए। हाँ, तीसरा, एक ने उत्तर तीसरा दे दिया, देखो अभी समझाया था हमने। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति लाभ के पद पर होना चाहिए, नहीं तो लिख रखे इसमें ना हो। कन्फ्यूज, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बस मैंने यह चीज समझानी है, ये राइट आपका। देखो सुनो भाई, जो राष्ट्रपति है वो क्या होना चाहिए, आपने ध्यान से सुनना। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल एज होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, क्वालिफाई हो, न कि लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा का मेंबर कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसके बराबर क्या होनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए, याद रखना। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं, और तो वह लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, बात सही है या भी। ठीक है, उसके बाद आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, यह बात भी सही है। 35 साल भी सही है। बस यह चीज याद रखना, लोकसभा सदस्य के सम्मान क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस बात को आपने ध्यान में रखना। उसके बाद लाभकारी पद, इफ जैसे भारत में कुछ ऐसे पद जो लाभकारी नहीं है। ठीक है, इफ जैसे मैं मान लो सरकारी टीचर हूं और मैंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, तो पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, टीचर का पद छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, फिर मैं इलेक्शन हार गया तो फिर अपना घर आ, न कि दोबारा टीचर बनूंगा मैं। ठीक है, दोबारा तो पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। हाँ, यदि मैं मान लीजिए हरियाणा का राज्यपाल हूं, मैं हरियाणा का राज्यपाल हूं और मैंने राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, मैंने रिजाइन लेटर देने की जरूरत नहीं है, मैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकता हूं। ठीक है, हाँ, मतलब क्या होगा, राज्यपाल का पद लाभकारी नहीं है,
हालांकि सैलरी 3.5 लाख रुपए होती है राज्यपाल की, लेकिन वो लाभकारी नहीं माना जाता। संविधान के अंदर याद रखना, जो मंत्री होता है, राज्यपाल होता है और उपराष्ट्रपति होता है, ये लाभकारी पद में काउंट नहीं होते, तीनों के तीन याद रखना। बाकी इसके अलावा सारे क्या होते हैं, लाभकारी पद होते हैं। हालांकि लाभ ही नहीं ना हुआ सारा कुछ। आज राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, हाँ, मतलब इन पद पे रहते रहते आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ सकते हो, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, इसकी योग्यता। अब आगे से क्या करेंगे आप, क्वेश्चन थोड़े जरूरी है बीच में। हाँ ये हाँ इस पे, हाँ बाकी और आगे क्या करें, जैसे अपना टॉपिक आज जो अपन पढ़ेंगे जितना भी क्लास में, लास्ट के 15-20 मिनट में उसके एमसीक्यू करेंगे साथ साथ में, ताकि अपने को पता चले। हाँ हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए तो सारा कुछ इसमें। चलो आज के लिए इतना ही करना है, ठीक है। हाँ, बाकी आप जो करेंगे वो करेंगे अपना कल वाली क्लास। ओके।